ऑडिट में चैप्टर 2 को स्किप करना आपके करियर की सबसे बड़ी गलती बन सकती है, क्योंकि ये चैप्टर बाय फार द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चैप्टर है। आपको पता है ये चैप्टर कितने का आता है? लगभग 10 से 12 मार्क्स का। और ये चैप्टर टोटल मिला के है 6 पेज का। तो ये 6 पेज का चैप्टर आपको 12 मार्क्स तक स्कोर करा सकता है। और फिर भी बच्चे एग्जाम में नंबर खो के आते हैं। और बहुत ज्यादा बच्चे एग्जाम में नंबर इसलिए नहीं कटवाते क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, बट क्योंकि वो टॉपिक्स को रिटेन ही नहीं कर पाते। और इस वीडियो के साथ हम उस चीज को फिक्स करने वाले। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा ऐसे मेमोरी फ्रेमवर्क्स जिसकी वजह से आप टॉपिक को बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे और एग्जाम में जाके इस तरीके से लिख पाएंगे कि आपको पूरे नंबर मिले। ये मेरा आपसे वादा है और आपको भी मुझे एक वादा करना है। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है कि सर आई विल डेफिनेटली स्कोर एग्जामिनेशन दिस टाइम इन ऑडिट। और वीडियो को चालू करने से पहले जरा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये है हमारा शक्ति बैच। इस शक्ति बैच में इन टोटल 11 वीडियोस हैं, हर एक चैप्टर के लिए एक वीडियो। और मैं आपसे ओपन चैलेंज लगा के कह सकता हूं कि अगर आपने कोई भी एक वीडियो इस शक्ति बैच की देख ली तो उसके बाद आप ऑडिट पढ़ने कहीं और जाओगे ही नहीं। मैं आपसे ओपन चैलेंज, खुली बेट लगा सकता हूं कि इसके बाद ऑडिट आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स बन जाएगा। मैं आपको जरा अपनी बुक के बारे में बता दूं कि ये जो बुक है हमारी 180 पेजेस की बुक है। इसमें मैंने 180 पेजेस की ICAI के 700 पेज के मॉड्यूल को मैंने सिर्फ 180 पेजेस में बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में कंसाइज किया है। हर एक टॉपिक को पॉइंट वाइज मैनर में विद कीवर्ड्स लिखा है। प्लस में मैंने इस बुक में डाले हैं कुछ मेमोरी फ्रेमवर्क्स जिसकी वजह से आप टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। हर एक टॉपिक मैंने इसमें डाला है, तो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है कि अब जब मैं आपको अपनी क्लास में लेके चलूंगा रिवीजन के वक्त, तो आप जैसे जैसे मेरी क्लास के बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे वैसे वैसे आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे। और ये मैं वादा करता हूं कि ऑडिट में 60+ लाना आपके लिए कोई भी समस्या नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। चलो आज हम चालू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है ऑडिट स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम। ये शुरू होता है ऐसे 300 से। ऑटोमेटेड चैप्टर 3 के अंदर जस्ट एक टॉपिक है, कोई ऐसे नहीं है। आ जाओ। नाम क्या था आपका? आरफ। ऐसे 300 इज प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्लानिंग के बारे में बात करता है। क्या प्लानिंग करना जरूरी है किसी भी चीज के लिए? प्लानिंग करने से क्या होता है? बस ये बेसिक सी बातें बताता है, इसमें कुछ ऐसा हाई फाई है नहीं। प्लानिंग करने से क्या होता है? प्लानिंग करने से ऑडिट इफेक्टिवली होती है, एक टाइमली मैनर में खत्म हो जाती है। प्लानिंग करने से नहीं पता होता है कि भैया ये रिस्क एरिया, इस पर ज्यादा ध्यान देना है, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। प्लानिंग करने से आगे आने वाली प्रॉब्लम्स, अब हम बैठ के सोच रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसके सॉल्यूशंस भी हम सोच के देखेंगे कि जब ये प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको ऐसे डील करेंगे। Help auditor identify and resolve potential problem on a timely basis. प्लानिंग करने से हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मैं अभव को भेजने वाला हूं और अभव को डेटा निकालना नहीं आता तो मैं वीना को साथ में भेजूं क्योंकि उसको डेटा निकालना आता है। मैं रिसोर्सेज प्लान कर सकता हूं कि भैया किन दिन मेरे को एक रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, किन दिन मैं सिर्फ एक बंदे को भेज सकता हूं। बात समझ में आती है? Assisting in selection of engagement team members and proper assignment of work, ये प्लानिंग का बेनिफिट है। फिर कोऑर्डिनेट कर सकता हूं। अब मेरे पास ढेर सारे क्लाइंट हैं, मिशिका जो है वो बड़े बड़े क्लाइंट पे जाती है, लेकिन अब अगर मेरे को मिशिका की कभी एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है तो मैं मिशिका से पूछ कर रखूंगा कि मिशिका आप किस दिन फ्री हो, उस दिन मैं वो वाला प्रोसीजर डालूंगा। तो कोऑर्डिनेशन हम कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन, अगर मैंने किसी इंजीनियर को बुलाया है ताकि वो मेरे को तेल की वैल्यूएशन बता सके, किसी डॉक्टर को बुलाया ताकि मेरे को फार्मा कंपनी की दवाइयों की वैल्यूएशन बता सके, तो मैं उनसे पूछ कर रखूंगा कि सर आप किस दिन फ्री हो, आप किस दिन डेट दे सकते हो। उस दिन मैं कोऑर्डिनेट करके चलूंगा, मेरी टीम को भी उसी दिन भेजूंगा प्रोसीजर्स करने के लिए। बात समझ में आती है? कोऑर्डिनेशन में मदद मिलती है। डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। अब मैं अभव को बोल दूं कि अभव जाओ फलानी कंपनी की ऑडिट करिए आओ, तो अभव को देख के तुम्हें क्या लगता है कि वो करिए आएगा? ऑब्वियसली नहीं। मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसको पहले बताना पड़ेगा कि बेटा देखो ऐसे ऐसे करना है। फिर वो जाके क्या करेगा? गड़बड़ी। कितने अच्छे से जानते तुम को।
फिर वो जाके क्या करेगा, गलती करेगा। अब मेरे को उसका काम देखना भी पड़ेगा और उसको फिर से बताना पड़ेगा कि ये काम ऐसे ऐसे करना है। तो डायरेक्शन यानी कि मैं उसको बताऊंगा, सुपरविजन में उसके काम को देखूंगा और रिव्यू करूंगा कि काम कैसे कर रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये चीज भी मैं प्लानिंग के तहत ही कर सकता हूं। बात समझ में आती है कि मैं पहले से प्लान करके रखूंगी, 4 दिन जाएगा, उसके बाद 5वें दिन मैं इसका सारा काम रिव्यू करूंगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं ऋषभ बेटा, तू भी आ जाएगा आगे। प्लानिंग के बेनिफिट्स, प्लानिंग जरूरी क्यों है, सिंपल सा टॉपिक है। हेडिंग्स जरूर याद करके जाइएगा। बात समझ में आती है, हेडिंग्स अगर याद नहीं करके जाओगे तो समझ नहीं आएगा क्वेश्चन में कि क्या पूछा। फिर है ऑडिट प्लानिंग, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं एक दिन बैठा प्लानिंग करने, तुम एक दिन बैठते हो टाइम टेबल बनाने कि 10 दिन पड़े हैं, अब तो ऐसे तबाही मचा देगा तेरा भाई। तुमने एकदम ऐसे पूरा टाइम टेबल बना लिया, अगले दिन क्या होता है, हाँ सोए हैं, पूरा टाइम टेबल बिगड़ गया है। तो फिर से प्लान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कि अब 9 दिन बचे, 9 दिन के हिसाब से। सिमिलरली ऑडिटर को भी, उसने पहले दिन बैठ के सब प्लान कर लिया, बाद में कुछ नए सर्कमस्टांसेस आए, उसने कोई फ्रॉड पकड़ लिया, मैनेजमेंट ने फलाने व्यक्ति से बात करने नहीं दी, तो कुछ भी चीजें हो सकती हैं। इसलिए बोलता है प्लानिंग एक कंटिन्यूअल और इटरेटिव, जो कि चेंज होती रहती है, वो प्रोसेस है। इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। इस लाइन को स्टार मार्क कर लेना, सीधा सीधा लाइन बोलता है और बोलता है एक्सप्लेन। प्लानिंग कब चालू होती है? ऑडिटर ऑडिट 1 साल के लिए करता है कि बार बार करता है? बार बार करता है। तो पिछले साल की ऑडिट खत्म हुई तो तेरे को पता है कि भैया मेरे को अगले साल की ऑडिट भी करनी है, तो जिस दिन पिछले साल की ऑडिट खत्म हुई, अगले साल की ऑडिट, तभी से प्लानिंग चालू हो जाती है। प्लानिंग बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। और कब तक चलती है? जब तक करंट की ऑडिट खत्म नहीं हो जाती तब तक चलती है। बात समझ में आती है? अगला टॉपिक, अगली लाइन क्या बोलती है? प्लानिंग इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ प्रोसीजर्स। कह रहा है प्लानिंग इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ प्रोसीजर्स दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है? रिस्क असेस करने के बाद फर्दर प्रोसीजर्स करते हैं। रैप, उसके बाद फैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फिर आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ये बोल रहा है कि प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से पहले क्या क्या करना है, यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कौन से कैसे कैसे करने हैं। बात समझ में आती है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से पहले क्या आता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट के बाद क्या आता है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो फर्दर से पहले हमें रिस्क कैसे असेस करना है, ये हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। फर्दर क्यों नहीं डिसाइड करते? फर्दर इसलिए डिसाइड नहीं करते क्योंकि फर्स्ट हम जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रिस्क 50% है कि 5% है। रिस्क कम होगा तो उसके हिसाब से फर्दर प्रोसीजर्स प्लान किए जाएंगे। तो प्लानिंग क्या हुई यहां पे भी? एक कंटिन्यूअल प्रोसेस कि पहले हम रिस्क असेसमेंट प्लान करते हैं, उसके बाद हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स प्लान करते हैं। बात समझ में आती है? इस लाइन को स्टार मार्क कर लेना जरा। और इस लाइन में एक चीज और एडिशनल लिखवा रहा हूं मैं आपको। लिख रहा है प्लानिंग इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ प्रोसीजर्स that needed to be completed prior to identification and assessment of ROMM. Identification and assessment of ROMM. ये लाइन पूछ लेता है, बोलता है एक्सप्लेन, या फिर ये पूरी लाइन लिख के बोल देगा एक्सप्लेन। कोई सी भी लाइन पूछ सकता है। प्रायर टू के बाद आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रोमम भी लिख सकता है एंड परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी लिख सकता है। दोनों का मतलब एक ही है कि रिस्क असेस करने से पहले हम क्या क्या चीजें प्लान करके चलेंगे। अब मैं फार्मा कंपनी का ऑडिट करने जा रहा हूं, तो मुझे पता है कि मेरे को एक डॉक्टर की, ऐसे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो दवाइयों की वैल्यूएशन मेरे को बता सके, हाँ क्या ना? तो एक्सपर्ट्स की जरूरत है कि नहीं, ये मैं पहले से डिसाइड करके चलूंगा। मटीरियलिटी की एंटिटी कितनी बड़ी है? एक हो गया रिलायंस और एक होगी छोटी किराने की दुकान, तो दोनों की मटीरियलिटी अलग होगी कि नहीं होगी? तो ये मैं पहले से डिसाइड करके चलूंगा। एंटिटी के ऊपर कौन सा लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लगता है, कौन से लॉज लगते हैं। बैंक, अगर बैंकिंग कंपनी है तो उसके ऊपर दुनिया भर के अलग लॉज लगते हैं। कंपनीज एक्ट वाली कंपनी है तो उसके ऊपर अलग लॉज लगते हैं। बात समझ में आती है? तो मैं देख के चलूंगा कि कंपनी पे कौन से लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स याद है तुम लोगों को? बताओ जरा हाथ ऊपर। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कितने हैं? 4। कौन से? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स।
इंक्वायरी का मतलब है पूछताछ करना। इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क है? इंस्पेक्शन का मतलब है डॉक्यूमेंट्स को देखना, रिकॉर्ड्स को देखना, पेपर पे कुछ लिखा हुआ है उसको देखना। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? प्रोसेसेस को देखना, कि तुम लोग यहां पे आते हो, बायोमेट्रिक पे अंगूठा लगाते हो, ये सारी चीजें जो प्रोसेस है ये एक इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनल कंट्रोल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कि कंपनी के गेट पे सामान आया तो गेट एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही, उसके बाद क्वालिटी चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, वेंडर से सामान खरीदने से पहले कोटेशन मंगाई जा रही है कि नहीं मंगाई जा रही, ये ऑडिटर देख रहा है, सामने वाले को काम करते हुए देख रहा है। इंस्पेक्शन मतलब डॉक्यूमेंट्स देख रहा है। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बीआरएस बनाया है कि नहीं बनाया, बीआरएस की इंस्पेक्शन कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट देख रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स देख रहा है, दैट इज इंस्पेक्शन। और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जब भी मैं बोलूंगा एनालिटिकल प्रोसीजर, तुम्हारे दिमाग में एक शब्द आएगा, क्या? रिलेशनशिप। क्या आएगा? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके बीच का? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच का। रिलेशनशिप किसके बीच का? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच का। अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ेंगे तो सैलरी बढ़ेगी, अगर 1000 से 10,000 एम्प्लॉइज होंगे तो सैलरी भी उसके हिसाब से बढ़ जाएगी। तो ये क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखता है? नहीं दिखता। दिस इज अ नॉन फाइनेंशियल डेटा। लेकिन सैलरी इज अ फाइनेंशियल डेटा। दिखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? हाँ जी दिखता है। तो कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर्स कई तरह के होते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, ट्रेंड का कंपैरिजन, रेशियो एनालिसिस, है ना, अलग अलग चीजों के साथ कंपैरिजन, ये हम डिटेल में एसए 520 में पढ़ेंगे। तो कौन से वाला एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है, कौन से वाले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाने हैं, ये सारी चीजें हम पहले से प्लान करके चलते हैं कि रिस्क को असेस करने के लिए कौन से प्रोसीजर्स लगाएंगे। क्या हम इंक्वायरी करेंगे, क्या हम इंक्वायरी के साथ इंस्पेक्शन करेंगे, या इंक्वायरी के साथ ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये सारी चीजें हम पहले से प्लान करके चलते हैं। बात समझ में आती है? उसके बाद प्लानिंग करते टाइम एंगेजमेंट पार्टनर का और जो मेन मेंबर्स हैं उनका होना जरूरी है। अगर मैं 4 आर्टिकल को बैठा दूं कि प्लानिंग कर लो, तो फिर वो क्या करेंगे? प्लानिंग के अलावा सब कुछ। फिर ऑडिटर में डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद एंटिटीज मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट ऑडिट एंगेजमेंट। हाउएवर केयर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। ऑडिटर जो उसने प्लान किया, क्या मैनेजमेंट को कुछ बता सकता है? बता सकता है। अपनी चीजें प्लान करी मैनेजमेंट को बता सकता है, पर बहुत डिटेल में भी नहीं बताना। ऐसा भी नहीं करना कि मैंने अपना सैंपल लेने का तरीका या कौन सा सैंपल लिया वो ही बता दिया, उससे तो फिर ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। बात समझ में आती है? तो डिस्कस कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी इफेक्टिवनेस। इसको भी स्टार मार्क कर लो। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या बोलता है? ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोलता है कि सीए प्रियांशी है, सीए प्रियांशी एक दिन पहुंच गई सीधा क्लाइंट प्लेस पे, उनने कहा लाओ ना परचेज चेक करने, मेरे को परचेज का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट दे दो और मैं चेक करूंगी। इसने मैनेजमेंट को कुछ भी नहीं बताया था, तो क्या अब प्रियांशी का काम वैलिड है या प्रियांशी का तरीका वैलिड है? हाँ के ना? नो। यस नहीं? नो। प्रियांशी का तरीका वैलिड नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि प्लानिंग करके हम बता सकते हैं और इसको बताना चाहिए, मैनेजमेंट से डिस्कशन करना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन कर पाए, उनके परचेज वाले बंदे को वहां पर अवेलेबल बना पाए। लेकिन फिर आपको यह भी लिखना कि हाउ एवर केयर इज रिक्वायर्ड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। बात समझ में आती है कि प्रियांशी बताएगी, लेकिन इतना डिटेल में सैंपल नहीं बताएगी, कौन सा तरीका ले रही हूं सैंपल का वो नहीं बताएगी, बस ये बताएगी कि मैं आ रही हूं और मैं ये फलानी फलानी चीजें चाहिए मेरे को। बात समझ में आती? स्टार मार्क कर लिया। पढ़ के देख लो, 1 मिनट पढ़ के देखना है तो। ये दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे 300 प्लानिंग वाले जो उनसे अभी मैंने आपको कराया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगला है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अगला क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, यानी कि एंगेजमेंट चालू करने से पहले कुछ एक्टिविटीज ऑडिटर करता है। कल बताया था एंगेजमेंट चालू करने से पहले ऑडिटर क्या क्या चीजें करता है, क्या देखता है? इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। इंटीग्रिटी क्लाइंट की हमने कहां पढ़ा है? चैप्टर 11 में, SQC 1 में। बात समझ में आती है?
इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस हमारा। इंटीग्रिटी के लिए हम 6 या 7 पॉइंट्स देखते हैं, ये वाले। इंटीग्रिटी किस किस केस में देखते हैं? नए क्लाइंट की, नई एंगेजमेंट, पुराने क्लाइंट की, या तो नई एंगेजमेंट या तो पुरानी एंगेजमेंट। बस ये वही वाली बातें बोलता है। देखो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, क्लाइंट की बात पहले कर रहा है। हमने पढ़ा था कि अच्छे क्लाइंट्स लाओ, अच्छे एम्प्लॉइज लाओ, तो अच्छे क्लाइंट्स की बात अभी ये कर रहा है। इंश्योर दैट प्रोसीजर्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट ऑडिट हैव बीन फॉलोड एंड कंक्लूजन्स हैव बीन रीच्ड। फर्म को ऑब्टेन करनी है इंफॉर्मेशन, कब कब? नए क्लाइंट की, नई एंगेजमेंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट की, या तो पुरानी एंगेजमेंट या तो नई एंगेजमेंट। किस किस मामले में? इंटीग्रिटी क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस और कंप्लायंस हमारा, कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम, और मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट। ये भी हमने एस 220 में पढ़ा था कि पिछले साल अगर हमने ऑडिट करी है, उसमें कोई मैटर अराइज हुआ, हमें लगता है कि भैया मैनेजमेंट ने कुछ तो गड़बड़ी कर रखी है, इंटरनल कंट्रोल ढंग से नहीं है, तो इस साल हम उस चीज को देखकर चलेंगे। बात समझ में आती है? ठीक है जी। एंड कम्युनिकेशन करनी है पिछले ऑडिटर के साथ कि भैया आपकी जगह हम ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, कर ले क्या, या फिर आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई थी। फिर अच्छे एम्प्लॉइज लाओ। अच्छे एम्प्लॉइज कौन से होते हैं? जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर दो चीज आती है, क्या क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और इंडिपेंडेंस। तो ये बोल रहा है इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या? इंडिपेंडेंस का मतलब जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। इंडिपेंडेंस का मतलब जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस एंड डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। कि मैं किसी के बहकावे में ना हूं, मैं किसी और के हिसाब से काम नहीं करूं। फिर ये बोलता है कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस। एथिकल रिक्वायरमेंट, पार्टनर को पूरे टाइम अलर्ट रहना है और उसको देखना है कि कहीं किसी एथिकल रिक्वायरमेंट्स का नॉन कंप्लायंस तो नहीं हुआ, और अगर उसको पता चलता है, मैटर्स कम टू एनी अटेंशन, कि भैया नॉन कंप्लायंस हुआ है किसका? एथिकल रिक्वायरमेंट का, तो वो क्या करेगा? अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। अप्रोप्रिएट एक्शन क्या? या तो टास्क करने से मना कर देगा, डिजिस्ट कर देगा, या थ्रेट को एलिमिनेट कर देगा, या थ्रेट को रिड्यूस करेगा एक अप्रोप्रिएट लो लेवल तक। पढ़ाया था सारी चीजें एसक्यूसी 1 में। फिर है कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस। कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस, पार्टनर का काम क्या है? देखते रहना कि भैया उसकी टीम, उस पार्टनर का काम है देखते रहना कि कहीं कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस अप्लाई तो नहीं हो रही, आइडेंटिफाई करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि कहीं कोई थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस अराइज तो नहीं हो रहे। अगर अराइज हो रहे हैं तो क्या कोई इंडिपेंडेंस का ब्रीच हुआ? इंडिपेंडेंस का ब्रीच हुआ तो वो क्या लेगा? अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। अप्रोप्रिएट एक्शन क्या है? एलिमिनेट, रिड्यूस, विड्रॉ। क्या तो थ्रेट को एलिमिनेट कर देगा। एग्जांपल, शेयर खरीद रखे हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो जा रहा है तो शेयर्स बिकवा देगा। रिड्यूस कर देगा कि अगर सेम बंदे की जान पहचान है तो उसको दूसरी क्लाइंट में, दूसरी टीम में डाल देगा, और विड्रॉ कर लेगा, एंगेजमेंट छोड़ देगा। बात समझ में आती है? और पार्टनर रिपोर्ट करेगा फर्म को अगर वो कोई मैटर को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, कि हन्नी पंडित जी को रिपोर्ट करेगा अगर वो किसी मैटर को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इंडिपेंडेंस, ये सारी बातें हमने कहां पढ़ी थी? एस से 220 में पढ़ी थी। यहां पे मार्क कर लेना, सेम एज एस से 220, और ऊपर वाले में भी सेम एज एस से 220। वही देखा हमने कि अच्छे एम्प्लॉइज हैं कि नहीं, अच्छे क्लाइंट्स हैं कि नहीं। एस से 220 की दोनों रिक्वायरमेंट्स हमने देख ली। इनका नाम क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। क्या नाम है इनका? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। यानी कि एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले हम कुछ कुछ चीजें देख के चलते हैं। सेम ही बात है, दोनों में सेम ही चीजें लिखी हैं, आप एसक्यूसी 1 भी लिख सकते हो। अगला है एस्टैब्लिशिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। हम एस से 210 में क्या पढ़ा कल हमने? अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कि हम एक एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे, तो क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट लेटर बनाएंगे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ताकि कोई बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। बात समझ में आती है? पढ़ के देखो एक बारी फटाफट।
फिर मैंने आपको एक डोन की कहानी सुनाई थी, याद है आपको किसी को? मैंने आपको सुनाया था कि डोन जो है वो अंडरवर्ल्ड में काम करता था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में सारे दुश्मनों का खात्मा करने के बाद अब वो आया ऑडिट की दुनिया में। ऑडिट फर्म उसने खोली, अब काम बदल लिया, सही काम करने लगा, लेकिन उससे क्या पुलिस उसका पीछा करना छोड़ देगी? नहीं। तो अब वो क्या करता था, ताकि उसको पुलिस पकड़ ना पाए, वो खुद के फोन से क्लाइंट को फोन नहीं करता था, वो फोन कहां से करता था? एसटीडी से। कहां से फोन करता था? एसटीडी से। फोन करके क्लाइंट से बस 2 सवाल पूछता था, क्या काम है, कब तक हो जाना चाहिए। कौन से 2 सवाल? क्या काम है, कब तक हो जाना चाहिए। क्या काम है इज स्कोप, कि मेरे को क्या क्या कवर करना है। कब तक हो जाना चाहिए इज टाइमिंग, कि मेरे को रिपोर्ट किस तारीख तक देनी है। और फोन रख के डिसाइड करता था कि इस कंपनी में पहले ये वाला काम करूंगा, बाद में वाला काम, कि कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में, इज डायरेक्शन। एसटीडी, एसटीडी बोले तो स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन। एसटीडी बोले तो स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन। एस से स्ट्रैटेजी, एस से एसटीडी। बात समझ में आती है? तो स्ट्रैटेजी के अंदर आती हैं 3 चीजें। पहले बनती है स्ट्रैटेजी विच गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान, उसके बाद बनता है ऑडिट प्लान। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को रिपोर्ट कब तक देनी है, बात समझ में आती है? या फिर मेरे को काम ये वाला करना है, मेरे को परचेज की चेकिंग करनी है, मेरे को फलानी सब्सिडी की चेकिंग करनी है, जो एफएमसीजी का काम करती है, जो फार्मा का काम करती है, उसके हिसाब से ही तो मैं प्रोसीजर बनाऊंगा, हाँ क्या ना? तो 2 सवाल फोन करके क्या काम है, कब तक हो जाना चाहिए, और फोन रख के कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में, इसको क्या बोलते हैं? एसटीडी, स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन। स्कोप टाइमिंग डायरेक्शन के बाद अब वो खुद काम करने जाएगा क्या? नहीं, वो किससे कराएगा? एम्प्लॉइज से। एम्प्लॉइज को दुनिया में क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट की दुनिया में? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के लिए अगेन 3 सवाल, कौन, कब और कितने। रिसोर्सेज के लिए कितने सवाल? 3। कौन, कब, कितने। यानी कि कौन से रिसोर्सेज को भेजना है, लेस एक्सपीरियंस के मोर एक्सपीरियंस। कब भेजना है, ऑडिट के बीच में के ऑडिट के लास्ट में, जिसको बोलते हैं इंटरिम या कट ऑफ स्टेज। देखो जरा, एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्टेंट फॉर द ऑडिटर। ऑडिटर स्ट्रैटेजी बनाता है जिससे उसकी मदद मिलती है। स्ट्रैटेजी में वो क्या डिसाइड करता है? एसटीडी, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, जिसके बाद क्या बनता है? ऑडिट प्लान बनता है। फोन करके उसने 2 सवाल पूछे और फोन रख के डिसाइड करा किससे काम कराना है। रिसोर्सेज के बारे में 3 सवाल, कौन से? कौन, कब, कितने। कौन से रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज? रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक एरियाज, जैसे कि एक्सपीरियंस लोगों को भेजूं हाई रिस्क एरियाज के लिए, या फिर अगर रिस्क नहीं है तो मैं कम एक्सपीरियंस लोगों को भेज सकता हूं। कौन से रिसोर्सेज कब भेजूंगा? व्हेन सच रिसोर्सेज आर टू बी डिप्लॉयड। कब भेजूंगा? या तो इंटरिम ऑडिट स्टेज पे कि ऑडिट चल रही है और मैं बीच में भेज दूं, या फिर कट ऑफ डेट्स पे कि मैं लास्ट की डेट्स में भेजूं कि भैया काम फटाफट से निपटा दे। कौन, कब और कितने। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर अंबानी जी की इन्वेंट्री बहुत सारी जगह पड़ी है, ऑल ओवर इंडिया पड़ी है, तो क्या मेरे को ज्यादा रिसोर्सेज भेजने पड़ेंगे? तो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू such amount of resources to allocate to areas such as number of team members to observe inventory at material location। अगर बहुत ज्यादा जगह पर इन्वेंट्री पड़ी है तो मेरे टीम मेंबर्स भी, नंबर ऑफ मेंबर्स भी ज्यादा चाहिए। एंड लास्ट में मैंने रिसोर्सेज भेज दिए, सब काम करा दिया, अब क्या वो खुद से काम कर पाएंगे पूरा, या उनको मेरी भी मदद लगेगी एंगेजमेंट पार्टनर की। तो लास्ट में बोलता है हाउ सच रिसोर्सेज आर टू बी मैनेज्ड, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड। उनको मैं डायरेक्शन दूंगा कि भाई तुमको ऐसे ऐसे काम करना है, उनके काम का सुपरविजन करूंगा। कैसे करूंगा? मीटिंग में करूंगा। तो मैं उनके लिए क्या ऑर्गेनाइज करूंगा? टीम की ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग मीटिंग। ब्रीफिंग मीटिंग क्या होता है? एंगेजमेंट या डोन अपने आर्टिकल्स को बताता है कि भाई कंपनी ऐसे ऐसे, कंपनी का बिजनेस ये है, इस बिजनेस में ये फलाने रिस्की एरियाज होते हैं, कंपनी में वो आदमी काम करता है, उसके डिपार्टमेंट में ध्यान से काम करियो क्योंकि वो आदमी चोर है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है नहीं। तो डोन जो है ब्रीफिंग देता है अबाउट द कंपनी। फिर टीम जाती है, एक्चुअल में काम करती है ग्राउंड लेवल पे, उनको कुछ और समस्याएं मिलती हैं, वो आके डोन को बताती है, दैट इज डी ब्रीफिंग। बात समझ में आती है? ब्रीफिंग मतलब डोन का या एंगेजमेंट पार्टनर का अपनी टीम को समझाना। डी ब्रीफिंग का मतलब है टीम का अपने एंगेजमेंट पार्टनर को आके प्रॉब्लम्स बताना, क्या दिक्कत परेशानी। फिर है प्लान। स्ट्रैटेजी के बाद क्या बनता है? ऑडिट प्लान। प्लान में 3 चीजें आती है, एंटी ऑफ रैप, फैप, ओपैप। प्लान में क्या आता है? एंटी ऑफ रैप, फैप, ओपैप। ऋषभ, एंटी क्या होता है?
नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। मिशिका, नेचर का मतलब, नेचर का मतलब कौन सा प्रोसीजर, सुनो मेरी बात, नेचर का मतलब कौन सा प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कितने तरह के होते हैं? 4, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल। नेचर का मतलब है कौन सा? एंटी ऑफ रैप, एंटी ऑफ रैप। रैप बोले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट का नेचर यानी कि कौन सा, मैं एनालिटिकल करूंगा कि मैं इंस्पेक्शन करूंगा कि मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा, कौन सा प्रोसीजर करूंगा ये मैं प्लान कर रहा हूं। टाइमिंग कि मैं कब वो वाला प्रोसीजर करूंगा, और एक्सटेंट कि मैं 4 सवाल पूछूंगा कि 40, कि मैं 10 डॉक्यूमेंट देखूंगा कि 50। बात समझ में आती है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मैं इसमें लिखूंगा। फिर मैं इसमें लिखूंगा एंटी ऑफ फैप, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड लास्ट में ओपैक, ओपैक यानी कि अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तसल्ली लेना, तसल्ली देना। तसल्ली लेना इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। मेरे को तसल्ली मिल गई 4 प्रोसीजर्स करके, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि भैया तुम्हें तो 6 करने हैं, तो क्या मेरे को 6 करने पड़ेंगे? 6 करने पड़ेंगे। तो अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर, ताकि मेरी एंगेजमेंट इससे के साथ कंप्लाई हो जाए। बात समझ में आती है? कोई और दिक्कत परेशानी? एक बार स्ट्रैटेजी बन गई फिर प्लान भी बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी में देखना होता है स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन की भैया कब तक रिपोर्ट देनी है। तो अगर मेरे को रिपोर्ट ही 3 हफ्ते में देनी है तो मैं प्लान क्या बहुत डिटेल में बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें लिखूंगा? नहीं, तो स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं प्लान बनाता हूं। प्लान बनाने के लिए क्लाइंट के नेचर पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने के लिए, फर्दर प्रोसीजर्स करने के लिए मेरे को क्या होनी चाहिए? क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग। अगर क्लाइंट के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं तो क्या मैं प्लान बना पाऊंगा? नहीं। अगर मेरे को क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज है ही नहीं तो क्या मैं अच्छे से ऑडिट कर पाऊंगा? नहीं। बात समझ में आती है? ऑडिटर प्लान्स कि कौन से प्रोसीजर्स उसको परफॉर्म करने हैं, उनकी टाइमिंग क्या रहेगी, कितना टाइम उसको सैंपल पे देना है। बात समझ में आती है? ये सारी चीजें ऑडिटर डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसीजर्स करूं, किस टाइम करूं, कितनी डिटेल में करूं। प्लान ज्यादा डिटेल में होगा कि स्ट्रैटेजी? प्लान हमेशा ज्यादा डिटेल में होगा। क्यों? क्योंकि प्लान में प्रोसीजर्स लिखे हैं कि मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा इन लोगों की, इन प्रोसेसेस की, इंस्पेक्शन करूंगा फलाने फलाने डॉक्यूमेंट्स की। स्ट्रैटेजी में बस ये लिखा है कि मैं किसको भेजूंगा और कब भेजूंगा। प्लान में लिखा है कि वो जाके करेगा क्या, वो जाके 10 प्रोसीजर्स करेगा, तो 10 के 10 प्रोसीजर्स प्लान में लिखे होते हैं। इसलिए प्लान ज्यादा डिटेल में होता है क्योंकि प्लान में एनटीई ऑफ प्रोसीजर्स लिखा होता है। बात समझ में आता है? प्रोसीजर्स कौन थे? चाहे रिस्क असेसमेंट वाले, चाहे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, दोनों इसमें लिखे होते हैं। रिस्क असेसमेंट पहले होगा कि फर्दर प्रोसीजर्स बाद पहले होगा? कह रहा प्लानिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ऑकर्स अर्ली इन ऑडिट, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड करेगा इनके रिजल्ट पे कि अगर रिस्क मिला ज्यादा तो फर्दर प्रोसीजर्स भी ज्यादा, और अगर रिस्क मिला कम तो फर्दर प्रोसीजर्स भी। तो प्लानिंग ऑफ फैप, एंटी ऑफ फैप डिपेंड करेगा आउटकम ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। बात समझ में आती है? लास्ट में बोलता है कि ऑडिटर में बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर सम क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर। क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बोले तो P&L, अकाउंट बैलेंस बोले तो बैलेंस शीट, और ये नोट्स, डिस्क्लोजर बोले तो नोट्स। तो कह रहे कि ऑडिटर फर्दर प्रोसीजर्स सारे के सारे प्लान करने से पहले चालू कर। अगर मेरे को पता चला कि रिस्क मेरा 50% है तो मैं फर्दर प्रोसीजर्स बढ़ा दूंगा। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो मेरे को करने हैं, लेकिन सारे मैं एक साथ प्लान ना करके कुछ प्लान कर लूं फिर कुछ परफॉर्म कर लूं, फिर कुछ प्लान कर लूं फिर परफॉर्म कर लूं, ऐसे भी मैं कर सकता हूं। बात समझ में आती है? ही में बिगिन एग्जीक्यूशन ऑफ फर्दर प्रोसीजर्स बिफोर प्लानिंग ऑल द रिमेनिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। किसी को कोई और दिक्कत परेशानी? स्ट्रैटेजी में क्या चीजें आती हैं? एस से स्ट्रैटेजी, एस से एसटीडी। एसटीडी बोले तो स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन के बाद एक चीज आएगी क्या? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के 3 सवाल, कौन, कब और कितने। कौन बोले तो कौन से रिसोर्सेज, ज्यादा एक्सपीरियंस के कम एक्सपीरियंस। कब बोले तो कब भेजूंगा? इंटरिम स्टेज के कट ऑफ स्टेज। कौन, कब और कितने, कितने भेजूंगा। अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा जगह पे है तो कितने का मतलब है नंबर ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा जगह पे इन्वेंट्री तो ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। कौन, कब, कितने के बाद उनको क्या करना पड़ेगा? मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज। उनको क्या करना पड़ेगा? मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज। ये तो थी आपकी स्ट्रैटेजी। मैनेज, डायरेक्ट, सुपरवाइज में कैसे करूंगा? ब्रीफिंग एंड डी ब्रीफिंग मीटिंग से। कैसे करूंगा? ब्रीफिंग एंड डी ब्रीफिंग मीटिंग से। याद आ रही है चीजें? उसके बाद आपका है प्लान। प्लान में क्या 3 चीजें आती है? एंटी ऑफ रैप, फैप, ओपैप। प्लान में क्या चीजें आती है? एंटी ऑफ रैप, फैप, ओपैप। रैप बोले तो
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फैप बोले तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ओपैप बोले तो अदर प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स। क्यों करते हैं? ताकि एसए के साथ हमारी ऑडिट कंप्लाई कर जाए। बात समझ में आ रही? स्ट्रैटेजी ज्यादा डिटेल में कि प्लान ज्यादा डिटेल में? इसको स्टार मार्क कर लेना, एमसीक्यू में पूछ सकता है। रैप पहले हुआ कि फैप पहले हुआ? रैप occurs अर्ली इन ऑडिट। अगला टॉपिक, स्ट्रैटेजी और प्लान के बीच का रिलेशनशिप। स्ट्रैटेजी और प्लान के बीच का रिलेशनशिप, पहले क्या बनता है? स्ट्रैटेजी के प्लान। स्ट्रैटेजी सेट द ओवरऑल ऑडिट अप्रोच, whereas plan addresses the matters identified in the strategy। स्ट्रैटेजी एक ब्रॉड अप्रोच होती है कि भैया ये काम करना है, इतने दिन तक करना है, फिर बनाते प्लान कि इस काम को करना कैसे कैसे है। स्ट्रैटेजी में क्या आता है? STD, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, और प्लान बताता है कि उस स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन को कंप्लाई करने के लिए हम क्या क्या प्रोसीजर्स करेंगे, हाउ दैट स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड। डिटेल में कौन सा होता है? प्लान। पहले क्या आता है? स्ट्रैटेजी। प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द स्ट्रैटेजी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर NTE ऑफ प्रोसीजर्स लिखे होते हैं। बात समझ में आती? प्लानिंग क्या हम सारी एक ही दिन बैठ के करते हैं? धीरे धीरे करते रहते हैं, धीरे धीरे करते रहते हैं। प्लानिंग ऑफ द प्रोसीजर्स टेक प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट। धीरे धीरे करके हम प्लान करते रहते हैं, प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, फिर आगे का प्लान करते हैं। फिर एक बार स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश हो गई, फिर हम प्लान भी बना सकते हैं ताकि हम एफिशिएंट यूज ऑफ ऑडिट्स रिसोर्सेस कर पाए। हमने सोच लिया कि भैया इस तारीख तक कंप्लीट करके देना है, हम प्लान में लिखेंगे भैया ये प्रोसीजर्स पहले होंगे और ये वाले प्रोसीजर्स जब वो फलाना बंदा आ जाएगा तो उसके साथ कराए जाएंगे। तो प्लान में हम एफिशिएंट यूज कर सकते हैं ऑडिटर के रिसोर्सेस का। अच्छा, स्ट्रैटेजी में मैंने सोचा था कि मेरे को ये 4 चीजें कवर करनी है, फिर मैंने बनाया प्लान उन 4 चीजों को कवर करने के लिए। प्लान बनाया, प्लान में क्या था? NTE ऑफ रैप, फैप, ओपैप। तो मैं रैप कर रहा था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मेरे को रिस्क कम लगा। लेकिन फिर जब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करने लगा तो मेरे को फ्रॉड मिल गया। अब फ्रॉड मिल गया तो मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, और अगर रिस्क बढ़ जाएगा तो मेरी चेकिंग बढ़ जाएगी, चेकिंग बढ़ जाएगी तो मेरे को लोग ज्यादा चाहिए। लोग रिसोर्सेस कहां डिसाइड कर रहे थे? स्ट्रैटेजी में। तो प्लान बना लिया था, परफॉर्म कर रहा था, लेकिन क्या प्लान के चेंज होने की वजह से स्ट्रैटेजी पे इफेक्ट आ गया? पहले क्या बनता है? स्ट्रैटेजी, तो बाद वाली के जैसे पहले पे चेंज आ गया। तो ये कह रहे कि जरूरी नहीं है, हमने पढ़ लिया एक चीज पहले बनती है, दूसरी चीज बाद में, ये कर लो ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा एक चीज जो पहले बन गई उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कह रहा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड डिटेल प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल। डिस्क्रीट यानी कि पत्थर की लकीर, और सीक्वेंशियल जरूर नहीं कि भैया एक बार जो हो गया वो ही रहेगा और एक के बाद दूसरा ही होगा। दीज आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। क्यों? क्योंकि एक में चेंज हुआ तो दूसरे में भी चेंज हो सकता है। बात समझ में आती है? कोई और दिक्कत परेशानी? देखो पढ़ के स्टार मार्क कर लेना इस वाले क्वेश्चन को भी। रिलेशनशिप पूछ लेता है, और रिलेशनशिप पूछता है तो बच्चों को समझ नहीं आता क्या लिखना है। अनइंपोर्टेंट नहीं है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लान कौन बनाएगा? मैनेजमेंट के ऑडिटर? ऑडिट प्लान कौन बनाएगा? ऑडिट स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? तो ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान रिमेन्स दी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की जिम्मेदारी है स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बनाना। क्या ऑडिटर डिस्कस कर सकता है स्ट्रैटेजी और प्लान? अरे कर सकता है। देखो हमेशा आपको बोलना कि कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो। ऑडिटर may discuss elements of planning with entities management without compromising effectiveness of audit। कर सकता है डिस्कस, लेकिन ध्यान में बस ये रखना कि इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो। बात समझ में आती है? हाँ कि ना? स्ट्रैटेजी में क्या चीजें आती थी? एस से स्ट्रैटेजी, एस से एसटीडी। एसटीडी बोले तो स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। अगला टॉपिक ध्यान से पढ़ लेना, 5 चीजें हैं, एकदम सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एस से स्ट्रैटेजी देखते रहना, बस अब किताब में नहीं सामने देखते रहना। एस से स्ट्रैटेजी, एस से होता है स्कोप। हाँ क्या ना? एस से स्ट्रैटेजी, एस से एसटीडी, एसटीडी का एस स्कोप। तो अब ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको देख के आप अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन करोगे। तो स्ट्रैटेजी के अंदर 3 चीजें आती हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्कोप, किन चीजों को देख के डिफाइन करेंगे। अगर कोई चीज हमारे स्कोप को अफेक्ट करिए तो इनडायरेक्टली हमारी स्ट्रैटेजी को अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही?
कर रही है। तो स्कोप किन किन चीजों को देख के डिफाइन होगा? AFRF, एंटिटी पे एएस लगता है कि इंडेस लगता है? बात समझ में आती है? अगर एएस लगेगा तो स्कोप कम, इंडेस लगेगा तो स्कोप ज्यादा। नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट्स टू बी ऑडिटेड इंक्लूडिंग द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर मेरे को फार्मा कंपनी का ऑडिट करना है वर्सेस मेरे को एक एफएमसीजी का करना है, फार्मा कंपनी पे लोगों की जान डिपेंड करती है, उस पर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं, तो क्या मेरे को वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगते हैं, तो क्या मेरे को वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी? तो डिपेंड करता है। अगर एफएमसीजी का बिजनेस है, नॉर्मल खाने पीने का किराने की दुकान का बिजनेस है, तो इतना स्कोप नहीं होगा, लेकिन अगर बैंकिंग फार्मा है तो मेरा स्कोप बढ़ जाएगा। और अगर स्कोप अफेक्ट होगा तो स्ट्रेटेजी भी अफेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आती है? AFRF, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट। उसके बाद है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। चैप्टर 10 बैंकिंग का चैप्टर, हमने पढ़ा था कि बैंक को बहुत सारी रिपोर्ट्स इश्यू करनी होती है, लफार, सलार, ट्रेजरार, इनकम, कुछ ऐसा पढ़ाया था। तो एक बैंक को दुनिया भर की रिपोर्ट इश्यू करनी होती है, CRR के ऊपर, SLR के ऊपर, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो अब बैंक की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मेरे को वो करनी पड़ेगी? रिपोर्ट इश्यू करने के लिए क्या मेरे को चेकिंग बढ़ानी पड़ेगी? तो मेरा स्कोप ऑलरेडी बढ़ जाएगा। स्कोप अफेक्ट होगा तो स्ट्रैटेजी भी अफेक्ट होगी। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? लेकिन वही एफएमसीजी कंपनी, किराने की दुकान में सब नहीं रिपोर्ट करना पड़ता, तो मेरा स्कोप कम हो जाएगा। यूज ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। अगर मुझे लगता है कि मैं पिछली ऑडिट का कुछ एविडेंस यहां पे यूज कर सकता हूं, तो मेरे को क्या इस बार दोबारा वो चीज चेक करने की जरूरत है? नहीं है। तो मेरा स्कोप कम हो गया। स्कोप कम हो गया तो स्ट्रैटेजी भी अफेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आती? पिछली बार का एविडेंस मैं इस बार कैसे यूज कर सकता हूं? फॉर एग्जांपल, मैं एवीजे का ऑडिटर बन के आया, मैंने कहा कि ये बिल्डिंग किसकी है? क्या रेंट पे ले रखी है? मैंने कहा लाओ रेंट एग्रीमेंट। उनने दिखाया 5 साल का रेंट एग्रीमेंट। तो अब मैंने जब पिछले साल 5 साल का एग्रीमेंट ले ही लिया, तो क्या मेरे को इस साल दोबारा सेम एग्रीमेंट लेने की जरूरत है? नहीं है। तो मेरे को वो चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा स्कोप कम हो गया। और स्कोप कम हो गया तो स्ट्रैटेजी भी उसके हिसाब से बनेगी। बात समझ में आती? तो ये इफेक्ट करते हैं आपके स्कोप को और इनडायरेक्टली आपकी स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी के अंदर क्या 3 चीजें आती हैं? एस स्ट्रैटेजी, एस से एसटीडी। एसटीडी बोलते हो स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। स्कोप हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग ऑफ ऑडिट कह रहा है ऑडिटर को ascertain the reporting objectives of engagement to plan the timing of audit and nature of communication required। आपने मैनेजमेंट से बात करी कि मैनेजमेंट आपकी 10 सब्सिडरीज हैं, आप क्या चाहते हो कि हम आपको ऑडिट रिपोर्ट कब दें? मैनेजमेंट ने बोला हर 15 दिन के अंदर मेरे को एक सब्सिडरी की रिपोर्ट चाहिए। तो आपने डिस्कस करा, ये आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है कि आपको रिपोर्ट करनी है किस हर 15 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करनी है। और कब कब मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है? हर 15 दिन के अंदर कम्युनिकेट करना है। तो टाइमिंग किन किन चीजों से अफेक्ट होती है? एंटिटी का टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग उनने हर 15 दिन में मांग लिया, तो हम उसके हिसाब से प्रोसीजर करेंगे। उनने 3 महीने बाद उनने कहा था कि सर 4 महीने में दे देना, एक सारी रिपोर्ट एक बार में दे देना, तो उसके हिसाब से प्रोसीजर्स करते हैं। टाइमिंग अफेक्ट हुई, टाइमिंग से क्या अफेक्ट हो गई? हमारी स्ट्रैटेजी। बात समझ में आती? उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स टू डिस्कस एनटीई ऑफ ऑडिट वर्क विद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जब अवेलेबल होगी हमें अपनी मीटिंग उस दिन रखनी पड़ेगी। बात समझ में आती? तो मीटिंग अगर हमें मैनेजमेंट के साथ रखनी है टू डिस्कस कि हम ऐसे 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 करने वाले हैं, हमें ये सपोर्ट चाहिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके हिसाब से हमारी टाइमिंग अफेक्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोसीजर हमें उसी दिन रखना पड़ेगा जिस दिन मैनेजमेंट ने टाइम दिया है, उसके अलावा नहीं दे सकते। तो टाइमिंग अफेक्ट हुई, हाँ क्या ना? और टाइमिंग अफेक्ट हुई तो क्या अफेक्ट हुआ? सीधा सीधा स्ट्रैटेजी। उसके बाद डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट। मैनेजमेंट ने बोला कि सर सब्सिडी की रिपोर्ट चाहिए 15-15 दिन में, और हर 5 दिन में चाहिए हर एक डिवीजन की रिपोर्ट, कि सब्सिडी का परचेज डिवीजन उसकी रिपोर्ट अलग से, सेल्स डिवीजन उसकी रिपोर्ट अलग से, एसेट्स के ऊपर रिपोर्ट अलग से। तो जैसा मैनेजमेंट बोलेगी उसके हिसाब से फिर मेरे को प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे कि पहले 5 दिन में एसेट का करूं, अगले 5 दिन में पीएनएल का करूं। बात समझ में आ रही है? तो टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड, ये हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। इससे सीधा सीधा क्या इफेक्ट हो रहा है? टाइमिंग। और टाइमिंग इफेक्ट होगी तो क्या इफेक्ट हो जाएगी? स्ट्रैटेजी। एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट। मैनेजमेंट ने बोला कि हर 4 दिन में मेरे को अपडेट चाहिए कि आपने कितने कितने प्रोसीजर्स कर लिए। तो अब मेरे को अगर 4 दिन में अपडेट देना तो मेरे को कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ बताने के लिए मेरे को कुछ करना भी पड़ेगा। तो मेरे प्रोसीजर्स की टाइमिंग इफेक्ट हो गई,
हो सकता है कि पहले मैं आखिरी महीने में सब कुछ करा देता ज्यादा लोग भेज के, लेकिन अब मेरे को शुरू से ही हर 4-4 दिन के हिसाब से प्रोसीजर्स करके चलने पड़ेंगे। बात समझ में आती है? तो इससे हमारी टाइमिंग अफेक्ट होगी, और टाइमिंग अफेक्ट हुई तो क्या अफेक्ट हुआ? स्ट्रैटेजी। एक्सपेक्टेड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशंस अमंग एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, टीम मीटिंग्स एंड टाइमिंग ऑफ द रिव्यू ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। मेरे को मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी है 15 दिन में, मैंने अपने 4 आर्टिकल को भेज रखा है, तो मैं आर्टिकल को क्या बोल रहा हूं कि रिपोर्ट मेरे को कब तक दे? 10 दिन में, या मेरे को मैनेजमेंट से 5 दिन पहले दे, क्योंकि मैं तेरा काम रिव्यू करूंगा, तेरे को गलतियां बताऊंगा, इंप्रूवमेंट सजेस्ट करूंगा, फिर हम जाके मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो अब ये टीम मेंबर्स के बात है कि मेरे को अपने टीम मेंबर को एक स्ट्रिक्टर डेडलाइन देनी पड़ेगी, उसके हिसाब से उनको प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। तो प्रोसीजर्स की टाइमिंग इफेक्ट हो गई, प्रोसीजर की टाइमिंग इफेक्ट हुई तो क्या इफेक्ट हुआ? स्ट्रैटेजी। बात समझ में आती? एक सेकंड पढ़ के देख लो इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। किताब में क्यों नहीं मार्क कर रहा? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? कौन सी चीज पहले, कौन सी चीज बाद में। ठीक है, देखो, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज गेन्ड ऑन सच एंगेजमेंट, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज क्या होता है? बताओ। मैं वेट कर रहा हूं, बता दो, कोई बात नहीं, आराम से बता दो, टाइम ले लो। साल भर, 2 साल, 4 साल, अभी 15 मिनट पहले पढ़ाया प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। क्या पढ़ाया? ये दिखाई नहीं फोटो? कहां है? ये रही सारी। अच्छे क्लाइंट लाओ, ये देखो हाईलाइट कर रखा कि नहीं? अच्छे क्लाइंट लाओ, अच्छे एम्प्लॉइज लाओ, बताया। अब आप क्लाइंट की इंटीग्रिटी चेक कर रहे थे, आपको पता चला कि मैनेजमेंट जो है इंटरनल कंट्रोल पे ध्यान नहीं देती है, तो अब पहले वो चीज आप चेक करोगे, वो चीज आपकी रिस्क एरिया हो जाएगी, और रिस्क एरिया को आप पहले चेक करोगे। डायरेक्शन इफेक्ट हो गई, हाँ क्या ना? इंटरनल कंट्रोल सब चेक करोगे। अच्छा, प्रीवियस ऑडिट, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट दैट इन्वॉल्व्ड इवैल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पिछली बार जब आप ऑडिट करने आए थे तो आपने देखा कि कंट्रोल्स इनके खराब हैं, तो इस साल आप आके पहले कंट्रोल्स चेक करोगे। डायरेक्शन का सीधा सीधा मतलब है कि कौन सी चीज पहले चेक करनी है, कौन सी चीज बाद में चेक करनी है। अब क्योंकि आप पहले कंट्रोल्स चेक करोगे तो इससे आपकी डायरेक्शन इफेक्ट होगी, आपने प्रायोरिटी सेट कर दी। कंट्रोल्स क्यों चेक करोगे? क्योंकि अगर कंट्रोल्स इस साल भी खराब होंगे तो प्रोसीजर्स इस साल भी आगे के ज्यादा करने पड़ेंगे। बात समझ में आती? तो डायरेक्शन इफेक्ट हुई, और डायरेक्शन से क्या इफेक्ट होगा? स्ट्रैटेजी। नेचर ऑफ आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज एंड एक्शंस टेकन ऑन देम। जो भी कमियां मेरे को मिली थी, मैं देखूंगा कि क्या उन पे एक्शंस लिए कि नहीं लिए। अगर उनने कोई एक्शंस नहीं लिए तो मेरा रिस्क वापस से बढ़ जाएगा, प्रोसीजर्स वापस से बढ़ जाएंगे। अगर एक्शन ले लिए तो मैं फिर से पहले वो चेक करूंगा कि इनने एक्शन लिए, इनके एक्शन के बाद कोई सुधार आया कि नहीं आया। अगर तो सुधार आया तो मेरे प्रोसीजर्स कम हो जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि मैंने पहले क्या चेक किया। पहले चेक किया वो मैटर्स जो आइडेंटिफाई थे, जो कमियां मेरे को मिली थी, तो ये मैंने पहले चेक कर लिया। पहले चेक कर लिया का मतलब मैंने डायरेक्शन में इसको सेट कर लिया। डायरेक्शन इफेक्टिव, डायरेक्शन से क्या इफेक्ट होगा? स्ट्रैटेजी। मैनर इन विच ऑडिटर एम्फसाइज द एंगेजमेंट टीम नीड टू मेंटेन अ क्वेश्चनिंग माइंड एंड टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इन गैदरिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑडिट एविडेंस। मैं अपनी टीम को बताऊंगा कि भैया यहाँ के लोग बढ़िया नहीं है, ध्यान से काम करना, इनकी प्रोसेसेस बढ़िया नहीं है, ध्यान से काम करना, चौकन्ने रहना, एक एविडेंस को एक बारे में मत लेना, 2-4 जगह से एविडेंस लेना, फिर ही उस पर तसल्ली आएगी तुम्हें। तो अब मेरा स्कोप कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा, मेरा काम कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। काम बढ़ जाएगा तो इससे क्या इफेक्ट होगी? मेरी स्ट्रैटेजी। बात समझ में आती? या फिर मैं ये भी बता सकता हूं, इसमें सीधा सीधा डायरेक्शन से भी इसको लिंक कर सकते हैं कि फलाना परचेज मैनेजर बहुत बेकार है, फ्रॉड करता है, चोरी करता है, परचेज मैनेजर अच्छा नहीं आएगा। तो परचेज डिपार्टमेंट को पहले चेक करना और वहां पर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना। तो मैंने पहले परचेज डिपार्टमेंट बोल दिया, डायरेक्शन हो गई सेट, डायरेक्शन इफेक्ट हुई तो क्या इफेक्ट होगा? स्ट्रैटेजी।
एस से स्ट्रैटेजी, एस से स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। स्कोप हमने पढ़ लिया, टाइमिंग हमने पढ़ लिया, डायरेक्शन हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या था? रिसोर्सेज। उसके बाद क्या था? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो सीधा सीधा है। अगर हाई रिस्क एरिया, हाई रिमूवल एरिया, तो मैं ज्यादा एक्सपीरियंस मेंबर को भेजूंगा कि कम एक्सपीरियंस मेंबर को? ज्यादा एक्सपीरियंस को। हमने पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी प्लान में क्या आता है, प्लानिंग के बेनिफिट क्या है? सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर, असाइनमेंट ऑफ वर्क, कि हम सही टीम मेंबर को काम सही वाला असाइन कर सकते हैं। तो अब हाई रिस्क एरिया तो मैं हाई एक्सपीरियंस मेंबर को भेजूंगा, और हाई रिस्क एरिया तो मैं उस पर ज्यादा टाइम लगा के चलूंगा, डिवोशन ऑफ मोर टाइम। बात समझ में आती है? इससे भी सीधा सीधा मेरी स्ट्रैटेजी इफेक्ट होती है, क्योंकि रिसोर्सेज कौन से यूज करने, ये मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। अंजलि समझ में आ रही मेरी बात? अगला, फैक्टर्स सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट। रिसोर्सेज का ही ये वाला भी पॉइंट है कि कितना उनको काम करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगने वाला है तो मैं ज्यादा लोग भेजूंगा कि कम लोग भेजूंगा? ज्यादा लोग भेजूंगा। डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन पे। अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो मेरी टीम के एफर्ट भी क्या लगेंगे? ज्यादा। तो मेरे को लोग भी क्या भेजने पड़ेंगे? ज्यादा। रिसोर्सेज इफेक्ट हो गए, और रिसोर्सेज इफेक्ट हुए तो क्या इफेक्ट हुआ? स्ट्रैटेजी। इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, कोई रेगुलेशंस में चेंजेस, कोई नया कानून आया तो पुराना वाला ही फॉलो कर रहे थे क्लाइंट, तो क्लाइंट की मैनेजमेंट से गड़बड़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती? गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ गए। गड़बड़ी होने के चांसेस बढ़ गए यानी कि मेरे को चेकिंग कैसे करनी पड़ेगी? ज्यादा। और ज्यादा करनी पड़ेगी तो लोग कैसे चाहिए? ज्यादा। ज्यादा चाहिए तो रिसोर्सेज इफेक्ट हो गए, और रिसोर्सेज इफेक्ट हुए तो क्या इफेक्ट हुआ? स्ट्रैटेजी। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एफआरएस, एएस बदल गए, एएस में बहुत सारी अमेंडमेंट आ गई, या पहले एएस लगता था अब इंडेस लगने लग गया, तो गलतियां ज्यादा मिलेंगी कम मिलेंगी? ज्यादा मिलेंगी। तो मेरे को काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, लोग भी, तो लोग ज्यादा चाहिए तो रिसोर्सेज आर पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। बात समझ में आती है? अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, वही वाली बात है कि लीगल एनवायरमेंट, कोई नई डेवलपमेंट आई तो काम करना पड़ेगा ज्यादा, लोग लगेंगे ज्यादा, और स्ट्रैटेजी इफेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आती? इसमें आपके कौन से दो पॉइंट्स, एक तो सेकंड मेंबर वाला, और एक ये जो मैंने आपको मार्क कराया था फोर्थ वाला, ये दोनों सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको किसी भी हालत में मिस करके नहीं जाना। और इस टॉपिक की हेडिंग बहुत अच्छे से याद करके जाना। इसका नाम क्या है? फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑडिट स्ट्रैटेजी। कि स्ट्रैटेजी बनाते टाइम क्या क्या चीजें वो कंसीडर करके चलेगा। अगर खाली हेडिंग दे देता है 5 मार्क के लिए, सिर्फ ये बोल देता है और बोलता है एक्सप्लेन, तो क्या लिखोगे? 5 हेडिंग्स लिखोगे, पांचों हेडिंग्स लिखोगे। बात समझ में आती है? 5 हेडिंग के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल दे सकते हो, एक आधा एएफआरएफ नेचर, एक लाइन का एग्जाम्पल दे सकते हो, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। बात समझ में आती है? 1 मिनट लगा लो, 1 मिनट पोज ले रहा हूं मैं, शांति से पढ़ के देख लो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ भी गलती मत करो, मिस मत करो इसको।
अक्षत पढ़ाई कर ले। कल आप में से बहुत सारे बच्चे बाहर थे, बहुत सारे बच्चे चले गए थे, तो मैं आपको ये बता रहा था कल जैसे जो नया बैच जो मेरा चल रहा है करंटली, उसमें क्वेश्चन आंसर्स मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन आंसर्स करा रहा हूं हर एक चैप्टर के। तो जैसे आज हमने 2 और 6 करा, तो आज मैं उधर उन बच्चों को 2 और 6 के क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा। ये मैंने इसीलिए किया है ताकि आप लोग अगर चाहें तो वहां पर बैठ सकते हैं। ठीक है जी, तो जिसको बैठना हो वो बैठ सकता है। ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी लाइव स्ट्रीम होती है, उसकी लाइव स्ट्रीम नहीं होती, उसकी कोई वीडियो भी अवेलेबल नहीं होगी। और ये लाइव स्ट्रीम होती है, इसका मतलब ये नहीं कि घर बैठ जाओ, कल से आ जाना यहां पे, घर बैठ के तुमने देख लिया पिछले 6 महीने। चले आगे करें, देखो चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। हमने जो प्लान बनाया क्या वो बाद में चेंज हो सकता है? क्यों होगा? कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गए, कोई कंडीशन, कोई चेंजेस इन कंडीशन आ गई, या कोई ऐसा एविडेंस मिला जिसकी वजह से मुझे मॉडिफाई करना चाहिए। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ गए, फॉर एग्जांपल मेरे को इन्वेंट्री चेक करने जाना था, लेकिन वहां पर जो है चक्का जाम हो गया या फिर आंदोलन हो गया, दंगे हो गया, मैं वहां पर जा नहीं पा रहा, तो मैं कोई और प्लान बना के कोई और चीजें करूंगा। ठीक है, कोई कंडीशन चेंज होगी, ईडी ने रेड कर दी, तो अब मैं एक फलानी सब्सिडरी की डॉक्यूमेंट्स बुक्स चेक नहीं कर पा रहा। एविडेंस, मेरे को किसी फ्रॉड का पता चला, एविडेंस ऑब्टेन, तो अब फ्रॉड का पता चले तो मेरा रिस्क बढ़ गया, रिस्क बढ़ गया तो प्रोसीजर्स भी ज्यादा करने पड़ेंगे, तो मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी और प्लान मॉडिफाई करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली फर्दर प्रोसीजर्स के एनटीई भी मॉडिफाई करने पड़ेंगे। बात समझ में आती है? Auditor shall update and change the strategy and the plan as necessary during the audit. कई बार ऐसा हो सकता है कि इंफॉर्मेशन ऑडिटर को मिली जो कि डिफर कर रही थी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल व्हेन द ऑडिटर प्लान्ड द ऑडिट प्रोसीजर। मैंने फोन करके पूछा अक्षत से कि अक्षत जी आपकी कंपनी में कंट्रोल्स कैसे हैं? अक्षत कहता साहब इतने बढ़िया कंट्रोल्स आपने देखे नहीं होंगे। वहां पे जाके देखा मैंने कि कंट्रोल्स ही नहीं दिखे मेरे को। तो अब पहले जब मैंने प्लानिंग करी थी तो मैंने कुछ और सोचा था, बाद में जब मैं देखने गया तो मुझे कुछ और ही दिखा। इंफॉर्मेशन अलग अलग मिली दोनों टाइम पे, डिटेल चेकिंग करते टाइम मेरे को कुछ और ही एविडेंस मिला, तो मेरे को अपना प्लान चेंज करना पड़ सकता है। बात समझ में आती? फिर प्लानिंग, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। कितना ज्यादा मैं अपने टीम मेंबर्स को सुपरवाइज करूंगा, कितना मैं उनके काम का रिव्यू करूंगा, ये डिपेंड करता है कुछ कुछ फैक्टर्स पे। एंटिटी अगर बहुत बड़ी तो मैं उनके काम का रिव्यू करूंगा कि नहीं करूंगा? कम करूंगा कि ज्यादा करूंगा? ज्यादा करूंगा। एंटिटी में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है तो मैं उनके काम का रिव्यू ज्यादा करूंगा। एरिया ऑफ ऑडिट बहुत बड़ा है तो मैं उसके काम का रिव्यू ज्यादा करूंगा, और छोटा है बहुत एरिया तो कम रिव्यू करूंगा। रिस्क बहुत ज्यादा है तो मैं भी रिव्यू ज्यादा करूंगा, और अगर मेरी टीम बहुत कॉम्पिटेंट और केपेबल है तो मैं भी रिव्यू कम करूंगा। अगर टीम को पहले से बहुत कुछ आता है, एक्सपीरियंस लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, तो मैं को रिव्यू करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन कौन सा ऐसे है? ऐसे 230 नाम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज क्या डॉक्यूमेंट करते हैं? सब में क्या आ गया? प्लान भी आ गया, स्ट्रैटेजी भी आ गई। कोई चेंजेस करे तो वो भी, और वो चेंजेस के रीजन क्या है वो भी। हम डॉक्यूमेंट क्या करके चलेंगे? जो भी हमने डिसीजन लिए चीजों को प्लान करने के लिए, जो भी एंगेजमेंट पार्टनर ने अपनी टीम को बताया कि भैया यहां कंट्रोल्स को ध्यान से चेक करना, ये रिस्क एरियाज है, सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट करे, वो डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। प्लान्ड एनटीई ऑफ रैप फैप, एनटीई ऑफ रैप एंड फैप कहां पे देखा था? प्लान में। प्लान क्या होता है? एनटीई ऑफ रैप फैप और फैप, तो ये भी डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। रिस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क, यानी कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क के हिसाब से जो भी हमने रिस्पॉन्सेस प्रोसीजर्स डिजाइन करे वो भी डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू देयर परफॉर्मेंस, सारे प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट करके चलेंगे। प्रोसीजर्स 2 बार रिव्यू होते हैं, एक बार जब हमने प्लान कर लिए उसके बाद रिव्यू होते हैं कि भैया इसने प्लान तो सही से करे, कुछ कमी तो नहीं छोड़ दी, और एक बार परफॉर्मेंस की बात की, तुमने परफॉर्म कर लिए, क्या एविडेंस मिला, लाओ मेरे को एक बार दिखा दो। तो दोनों टाइम में डॉक्यूमेंट करके चलूंगा।
हम स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोग्राम्स एंड चेकलिस्ट्स यूज कर सकते हैं। हर एक एंटिटी में कुछ चीजें कॉमन है, परचेज, सेल, है ना, बजटिंग, बेसिकली कुछ कुछ चीजें कॉमन है, तो वो चीजें हम डाल के रख सकते हैं। लेकिन क्या हर एंटिटी के लिए सेम चेकलिस्ट यूज करी जा सकती है? नहीं। तो एंटिटी के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर देंगे, टेलर कर देंगे। रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस टू स्ट्रेटेजी प्लान and resulting changes to NT of procedure explain why significant changes were made and strategy and plan finally adopted। इसी डॉक्यूमेंटेशन से हमें पता चलेगा कि पहला ओरिजिनल प्लान और स्ट्रेटेजी क्या था, चेंजेस क्या करे, चेंजेस क्यों करे, और फाइनली क्या प्लान और स्ट्रेटेजी अपन ने अडॉप्ट किया। ये सारी चीजें इससे हमें पता चलेगी और हम बता पाएंगे कि देखो हम अंधाधुन ऑडिट नहीं कर रहे, हम ध्यान से सोच समझ के ऑडिट कर रहे हैं, इसलिए हमने चेंजेस मेड करे। तो इससे पता चलेगा कि हम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे रहे हैं जो भी चेंजेस हमें ऑडिट के दौरान मिले। बात समझ में आती है? आंख बंद करके हम ऑडिट नहीं कर रहे। देखो पढ़ के इसको फटाफट, कोई डाउट दिक्कत परेशानी है तो पूछो। कौन सा थर्ड पॉइंट? प्रॉपर प्लान वाला डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रेटजी कि हमने प्रोसीजर्स जो सोचे उसको हमने अप्रूव कराया, वो डॉक्यूमेंट कर लें कि भैया सामने वाले ने देख लिया ये प्रोसीजर्स कि हम ये करने वाले हैं। इधर देखो, ये है एक ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम पता आपको क्या होता है? मैंने आपको क्लास में बहुत बड़ी कहानी सुनाई थी कि बाइक पे बैठ के गया और उसने वहां पे 1 करोड़ के टैक्स फ्रॉड पकड़े और फिर मीडिया को बुला लिया, ऐसे कुछ कुछ कहानी सुनाई थी। कहानी सुनाऊंगा दोबारा। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम होता है सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स। कि अब मैंने वीना को बोला कि वीना जा रिलायंस की ऑडिट कर आओ। अब मैं इसको एकदम से भेज दूंगा तो इसको कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी। लेकिन बेटर है कि मैं इसको लिख के दे दूं कि आपको जाके क्या क्या चीजें करनी है। मैंने इसको बोल दिया कि एसेट चेक करिए आओ, एसेट चेक करिए आओ, इज वेरी वेग स्टेटमेंट। उसके हिसाब से प्रोसीजर कुछ और हो सकता है, मेरे हिसाब से कुछ और हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे लिख दूं कि जाकर आप सबसे पहले मैनेजमेंट से फिक्स एसेट का रजिस्टर मांगना, तो अब ये दोनों चीजें सेम है। जाकर आप मैनेजमेंट से पॉलिसी मांगना कि कौन सी चीजों को कैपिटलाइज करते हो, कौन सी चीजों को नहीं करते हो। फिर आप देखना कि कैपिटलाइज्ड आइटम्स जो है रजिस्टर में वो पॉलिसी के हिसाब से कैपिटलाइज की गई हैं। तो मैंने इसको एक एक करके प्रोसीजर्स लिख दिए। मैंने इसको बोल दिया कि जाकर देखना कि कौन रजिस्टर में अमेंडमेंट कर सकता है, क्या उन अमेंडमेंट को चेक करा जाता है, क्या रजिस्टर को जनरल लेजर के साथ रिकंसाइल करा जाता है। तो अब जब मैंने इसको प्रोसीजर्स दे दिए तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से ऑडिट कर पाएगी। अब मैं इसको प्रोसीजर्स दे रहा हूं, अब इसको ये भी पता, मान लो हमने क्लाइंट से मांगा फिक्स एसेट का रजिस्टर। क्लाइंट कह रहा है मैडम आपको क्यों चाहिए? क्या बोलेगी? मैं ऑडिटर हूं इसलिए चाहिए? नहीं, इसको ये बताना पड़ेगा कि मैं इस रजिस्टर से क्या चेक करना चाहती हूं। तो हमने ये भी लिखा है कि इससे क्या चेक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वैल्यूएशन का रजिस्टर मांगा, डेप्रिसिएशन की पॉलिसी मांगी, तो उससे हम एसेट की वैल्यूएशन चेक करना चाहते हैं। असर्शंस याद है? असर्शंस क्या होती है? मैनेजमेंट का दावा। असर्शंस क्या होती है? मैनेजमेंट का दावा। मैनेजमेंट बैलेंस शीट के आइटम्स के लिए कितने दावे करती है? 4। CERV, C से कंप्लीटनेस, E से एग्जिस्टेंस, R से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड V से वैल्यूएशन। तो मैनेजमेंट दावा कर रही है कि जितनी भी एसेट्स हमने दिखाई है वो कंप्लीट है। दावा कर रही है जितनी भी एसेट्स, अगर बिल्डिंग मैंने दिखाई तो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है। दावा करती है कि वो बिल्डिंग मेरे नाम पे, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और दावा करती है कि इसकी वैल्यूएशन कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करके इतनी आ रही है। तो मैं सारी चीजें चेक करनी होती है। तो अब मैंने इसको बताया कि भाई आपको ये चीजें चेक करनी है, तो इसको अब ऑब्जेक्टिव भी पता है कि मैं ये चीज मांग रही हूं तो मैं क्यों मांग रही हूं। इसको ऑब्जेक्टिव पता है कि मैं इनका फिक्स एसेट रजिस्टर मांग रही हूं, इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन मांग रही हूं, फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांग रही हूं, तो किस ऑब्जेक्टिव की, जैसे मैं क्या चेक करना चाहती हूं? मैं एग्जिस्टेंस चेक करना चाहती हूं। बात समझ में आती? तो इसको ये सारी चीजें अब पता है, तो ऑडिट एक बेहतर तरीके से कंडक्ट करी जाएगी। है क्या ये? वापस से
सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो इसको परफॉर्म करना है। हर एक स्टेप दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि भैया रजिस्टर ले तो साथ में पॉलिसी भी ले ले, फिर रजिस्टर और रजिस्टर में पॉलिसी के हिसाब से काम हुआ है वो में ला ले। तो हर एक स्टेप आपस में इंटर रिलेटेड है। हर एक स्टेप का ऑब्जेक्टिव भी लिखा है, इसमें यह भी लिखा है, इसमें यह भी लिखा है कि यह काम परफॉर्म किसने करा और ये काम को अप्रूव किसने करा, और इस काम को करने के बाद इसने कौन सा एविडेंस लिया, वर्क पेपर का रेफरेंस भी लिखा। बात समझ में आती? हर एक चीज इसमें लिखी गई है। ये है एक ऑडिट प्रोग्राम। क्या ऑडिट प्रोग्राम बनाना मैंडेटरी है? नहीं है। वीना को अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये 50 बार ऑडिट कर चुके हैं, तो क्या मैं इसको ऑडिट प्रोग्राम बना के दूंगा? जरूरी नहीं है। तो ऑडिट प्रोग्राम बनाना मैंडेटरी तो नहीं है, पर डिजायरेबल है कि बना लो तो ज्यादा बेहतर है। किन के लिए? एटलीस्ट बड़ी ऑडिट्स के लिए तो बना ही लो, क्योंकि उसमें 50 चीजें चेक करनी होती है आपको। फिर ऑडिट प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन अप, इट इज अ लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन स्टेप्स set out in a way that interrelationship of one step to another is clearly shown। कि पहले रजिस्टर मांगो, फिर पॉलिसी मांगो, फिर पॉलिसी और रजिस्टर के हिसाब से काम हुआ कहीं नहीं उसको मैच करो, तो एक स्टेप का दूसरे स्टेप के साथ इंटर रिलेशनशिप है। इसमें ढेर सारे प्रोसीजर्स होते हैं, सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स होती है, ताकि हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म ही क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ताकि हमें क्या मिले? एविडेंस मिले। एविडेंस मिलने के बाद एविडेंस को इवैल्यूएट करते हैं और बनाते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन के हिसाब से हम देते हैं अपनी ओपिनियन। बात समझ में आती है? तो ये सारे स्टेप्स, सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ स्टेप्स हम क्यों परफॉर्म करें? ताकि हमें क्या मिले? एविडेंस मिले और अपनी क्या दे पाए? ओपिनियन दे पाए। ये एक डिटेल्ड प्लान है जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती है कि भैया आपको अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव करने हैं। ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या है? तसल्ली लेना, तसल्ली देना। तो इसमें लिखा है कि आप ये करो तो आपको तसल्ली मिल जाएगी। बात समझ में आती? इजी। फिर क्या सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम एक ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? रिलायंस के लिए और एवीजे के लिए, या रिलायंस के लिए और एक किराने की दुकान के लिए हम सेम ऑडिट प्रोग्राम क्यों नहीं बना सकते? रिलायंस बहुत बड़ी है, वो बहुत छोटी है। रिलायंस का काम कुछ और ही है, इसका काम कुछ और ही है। तो बिजनेसेस वेरी इन नेचर कि काम क्या करता है, कोई सर्विस वाला है, कोई गुड्स वाला है। साइज एंड वर्क सुटेबल टू अ बिजनेस may not be suitable to another। बिजनेस बड़ा छोटा अलग अलग हो सकता है, एक पे जो काम सुटेबल है जरूर नहीं कि वो दूसरे पे भी सुटेबल हो। रिलायंस में कंट्रोल्स बहुत अच्छे होंगे, किराने की दुकान पे कंट्रोल्स होंगे ही नहीं, या होंगे तो बहुत खराब होंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल, नेचर ऑफ सर्विसेज रेंडर वेरी फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट। एक बंदे के पास हम कुछ और सर्विस दे रहे हैं, दूसरे के पास कुछ और सर्विस दे रहे हैं, तो सबके लिए एक प्रोग्राम बनाना जरूरी नहीं। इसीलिए ड्यू टू सच वेरिएशंस इवॉल्विंग वन प्रोग्राम इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम हर प्रोग्राम में डिटेल में स्पेसिफाई करें कि इस बिजनेस के लिए क्या काम करना है और उस बिजनेस के लिए क्या काम करना है, नेचर ऑफ वर्क टू बी डन, ताकि हम फालतू के काम ना करें। बात समझ में आती? बेकार के काम करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। हम स्पेसिफाई करके भेजेंगे कि इस बिजनेस में 4 चीजें चेक होंगी और फलाने बिजनेस में 6 चीजें चेक होंगी। अब मैंने प्रोग्राम बना के भेज दिया, मिशिका को बोला कि जाओ ऑडिट कर लो। प्रोग्राम मैंने कहां बैठ के बनाया? अपने ऑफिस में। मिशिका ऑडिट कहां कर रही है? क्लाइंट के प्लेस पे। तो क्या इसको कुछ और नई चीजें मिल सकती हैं? नई चीजें मिलेंगी, क्या वो मेरे प्रोग्राम में होंगी? नहीं होंगी। तो क्या हम उसको छोड़ दें? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मिशिका? अपने पास लिखेगा फिर आपको बताएगा। हाँ, अपने पास लिखेगा फिर मेरे को बताएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? नोट एंड रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? नोट एंड रिपोर्ट। क्या मिशिका खुद से चेंज कर दे? क्या मिशिका खुद से नए प्रोसीजर्स कर ले? नहीं। ये बोल रहा है आफ्टर कंसिडरिंग नेचर साइज ऑफ बिजनेस should frame a program for minimum essential work which may be termed as a essential program, standard program। मैं यहां पर बैठ के देखूंगा कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस कितना बड़ा है, और उसके बाद एक प्रोग्राम बनाऊंगा जिसमें मैं कम से कम ये काम तो करना ही है ये लिख दूंगा। इसको हम बोलते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम। मुझे पता है कि ये 4 चीजें तो चेक होंगी, एसेट है तो एसेट तो चेक होगी ही, परचेज है तो परचेज में 4 चीजें तो करनी करनी। उसको मैंने बोल दिया स्टैंडर्ड प्रोग्राम। अब निशिका जाएगी, काम करेगी, तो इसको मिलेगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क। और जब इसको एक्सपीरियंस मिलेगा, इसको कोई नई चीजें मिलेंगी, तो प्रोग्राम को अल्टर किया जा सकता है उन सिचुएशंस के लिए जो ओरिजिनली छोड़ दी गई थी। अगर इसको लगता है कि ये काम तो फालतू का है, कि कोई 4 चीजें प्रोग्राम में लिखी है, वो जरूरी नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो चीज भी हटाई जा सकती है। इफ एनी ओरिजिनली प्रोवाइडेड वर्क प्रूव्स टू बी अननेसेसरी इट मे बी ड्रॉप्ड। तो अब मैं मिशिका को एनकरेज करूंगा, असिस्टेंट शुड बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड, कि आप दिमाग खुला रखना लेकिन काम उसके हिसाब से मत करना।
दिमाग खुला रखना, नोट कर लेना, जो भी चीजें मिलेंगी आके रिपोर्ट कर देना. He should be instructed to note and report significant matters coming to his notice to his seniors or partners or the proprietor of the firm. कि अपने सीनियर को या फर्म के पार्टनर को या प्रोप्राइटर को चीजें बताओ. पार्टनर और प्रोप्राइटर फिर प्रोग्राम को चेंज करेगा. क्या प्रोग्राम को टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए? क्यों? क्योंकि रिव्यू करेंगे तभी तो क्लाइंट के बिजनेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आएगी. रिव्यू करके अपडेट करेंगे तभी तो ऑडिट ढंग से करी जाएगी. कह रहे देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ प्रोग्राम, ये देखने के लिए कि क्या अभी भी प्रोग्राम में जो प्रोसीजर्स लिखे हैं वो एडिक्वेट है, क्या अभी भी उनसे क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज मिलती है, क्या अभी भी उनसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिलता है कि नहीं. अगर आप रिव्यू नहीं करोगे तो आपको बिजनेस के चेंजेस पता नहीं लग पाएंगे. आपको बिजनेस के चेंजेस पता नहीं लग पाएंगे तो आप ऑडिट भी उसके हिसाब से नहीं कर पाओगे. ऑडिट करोगे एक ऑब्सोलीट प्रोग्राम के बेसिस पे अगर अपडेट नहीं करोगे, और फिर आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है कि ऑडिट इज नेग्लिजेंटली कंडक्टेड, कि बिना ध्यान के इन्होंने ऑडिट कर दी. बात समझ में आती? ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना. क्वेश्चन पूछता है कि ऑडिट करने जा रहे थे, असिस्टेंट को पार्टनर ने पुराने साल का ऑडिट प्रोग्राम पकड़ा दिया. इस साल कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लेकिन पार्टनर ने बोला कि भाई तू चुपचाप जा और ये काम करेगा. तो क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक नहीं है. तो आप लिख के आओगे पीरियोडिक रिव्यू, कि प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए. अगर नहीं किया गया तो इल्जाम लग जाएगा कि भैया ऑडिट इज नेग्लिजेंटली कंडक्टेड. बात समझ में आती है? प्रोग्राम की यूटिलिटी तभी रहेगी जब आप प्रोग्राम को, क्लाइंट के बिजनेस को और उसके इंटरनल कंट्रोल को पीरियोडिक रिव्यू में रखोगे. तीनों चीजों को टाइम टू टाइम चेक करते रहोगे और रिडंडेंसीज यानी कि जो बेकार की चीजें उनको हटाते रहोगे, नई चीजों को ऐड करते रहोगे. प्रोग्राम में खाली टास्क नहीं होते, इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं कि सैंपल लेना है, लेकिन किस मेथड से सैंपल लेना और कितना डिटेल में सैंपल लेना है, ये सारी चीजें भी बताई जाती हैं. बात समझ में आती है? उसके बाद जब तक प्रोग्राम को ऑफिशियली चेंज नहीं किया जाता, असिस्टेंट शुड कैरी आउट डिटेल्ड वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गवर्निंग द वर्क. जब तक प्रोग्राम को ऑफिशियली चेंज नहीं किया जाता, यानी कि पार्टनर, प्रोप्राइटर, सीनियर चेंज नहीं करता, तब तक निशिका वो ही काम करेगी जो प्रोग्राम में लिखा है. ये बस आके मेरे को बताएगी चेंज करना होगा तो पार्टनर, प्रोप्राइटर या सीनियर करेगा, खुद से असिस्टेंट नहीं करेगा. बात समझ में आती? फिर है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम. प्लानिंग कब चालू करते हैं हम? पिछले साल की ऑडिट खत्म हुई तो इस साल की प्लानिंग चालू कर देते हैं, रुकते नहीं है. प्लानिंग कमेंसेस एट द कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ईयर ऑडिट एंड प्रोग्राम शुड बी रीकंसीडर्ड फॉर मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑफ हिज रिव्यू ऑफ कंट्रोल. क्या हम हर साल सारे कंट्रोल्स चेक करते हैं ऑडिट में? नहीं, सारे कंट्रोल्स हर साल चेक नहीं करते. कुछ कर लेते हैं, कुछ अगले साल कर लेते हैं, कुछ अगले साल कर लेते हैं. तो बेसिकली लगभग 3 साल के पीरियड में सारे कंट्रोल्स हम चेक कर लेते हैं. तो अब पिछले साल हमने कुछ 30-40% कंट्रोल्स चेक कर लिए, तो इस साल अगले कंट्रोल्स चेक करेंगे. ऋषभ, बातचीत नहीं, इस साल नए कंट्रोल्स चेक करेंगे. तो प्रोग्राम को रिकंसिडर करेंगे, भैया प्रोग्राम में वो चेंजेस डाल दें कि इस साल कौन से कंट्रोल्स चेक करने हैं. बात समझ में आ रही है? फिर ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर, कोऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर. कह रहा है प्रोग्राम में हम देख के चलेंगे कि भैया कौन सा प्रोसीजर कब करना है. इन्वेंट्री वेरिफिकेशन, मैनेजमेंट जिस दिन एंटिटी बंद करेगी, खुद से इन्वेंट्री वेरिफिकेशन कराएगी, उसी दिन जाके हमें प्रेजेंट रहना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी असिस्टेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट, हमें अगर क्लाइंट से मीटिंग करनी है तो उनसे पूछना पड़ेगा कि आप किस दिन अवेलेबल हो, आपकी डेट्स किस दिन फ्री है, उस दिन हम जाके उससे मीटिंग कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट, मेरे पास 4 बहुत होनहार आर्टिकल है, चारों को मैंने अलग अलग जगह भेज रखा है, एक बंदे को मैंने नई जगह भेजा, अब उसको जरूरत है इनमें से किसी 4 की, तो मैं इनसे पूछूंगा ना कि भाई तू किस दिन फ्री है, उस दिन इसके वाला काम करवाऊंगा. तो प्रोग्राम में मैं ये भी देख के चलूंगा, और किसी ऑडिटर की जरूरत है तो मैं उसकी डेट्स का भी ध्यान रख के चलूंगा. ऑडिटर नॉर्मली उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कौन सा प्रोसीजर्स कब करना है. फिक्स एसेट मेरे को शुरू में चेक करनी है कि लास्ट में, मेरी मर्जी है. कुछ प्रोसीजर्स के उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन कुछ के लिए नहीं भी है, जैसे ही हैज नो डिस्क्रिप्शन टू टाइमिंग इन ऑब्जर्विंग इन्वेंटरीज. मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंटिंग खुद से कराती है, एंटिटी को बंद करती है, तो मुझे उसी दिन प्रेजेंट होना पड़ेगा. इसमें मैं अपनी मर्जी से नहीं परफॉर्म कर सकता. बाकी जो मेरा काम है, कौन सा प्रोसीजर पहले और कौन सा बाद में, ये मेरी मर्जी है, मैं कभी भी परफॉर्म कर सकता हूं. बात समझ में आती?
या फिर कैश बैलेंसेस को भी मैं ईयर एंड पे ही चेक करता हूं। प्रोग्राम बनाते वक्त मैं कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखूंगा, जैसे स्टे विद इन दी स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। मेरे को अगर उसने 4 सब्सिडरी चेक करने को बोला तो मैं 4 ही करूंगा, मैं 6 नहीं करूंगा। मैं अपने स्कोप के अंदर रहूंगा। लिमिटेशन कि जो मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है या जो मेरा काम है मैं सिर्फ वही करूंगा, उसके अलावा कुछ और नहीं करूंगा। प्रोग्राम कैसे होगा? ओरल के रिटर्न होगा। उसके बाद डिटरमाइन एविडेंस अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई बेस्ट एविडेंस फॉर सेटिस्फैक्शन। एक चीज को वेरीफाई करने के लिए मैं कई तरीके का एविडेंस ले सकता हूं। मैं डेटर से कंफर्मेशन भी ले सकता हूं, मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि उससे इनवॉइसेस, उसको इश्यू करी गई इनवॉइसेस और ई वे बिल भी देख सकता हूं, मैं कॉरेस्पॉन्डेंसेस यानी कि उससे की गई बातचीत भी देख सकता हूं, मैं बैंक स्टेटमेंट भी देख सकता हूं। तो मेरे को देखना है कि एविडेंस कौन सा अवेलेबल है और मेरे को किस एविडेंस से सबसे ज्यादा तसल्ली मिलेगी। फिर अप्लाई ओनली दोज प्रोसीजर्स विच आर यूजफुल इन स्पेसिफिक सिचुएशन। हर एक अलग प्रोसीजर का अलग एविडेंस मिलता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन लूंगा तो अलग एविडेंस मिलेगा, बैंक स्टेटमेंट चेक करूंगा तो अलग एविडेंस मिलेगा। तो मैं सिर्फ वो प्रोसीजर्स लगाऊंगा जिससे मेरे को मेरे मतलब का एविडेंस मिल जाए। बात समझ में आती? इंक्लूड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच एरिया एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हर एक एरिया के ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड करूंगा। दिखाया था आपको कि एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है कि एग्जिस्टेंस का, कि हम ये कर रहे हैं ताकि एग्जिस्टेंस चेक कर पाए, हम ये कर रहे हैं ताकि वैल्यूएशन चेक कर पाए। ऑब्जेक्टिव कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं वो भी इंक्लूड करा जाएगा। उसके बाद कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर कि क्या गलतियां हो सकती है, उसके हिसाब से भी प्रोसीजर डालेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू रिलेटेड आइटम कि अगर फिक्स एसेट चेक कर रहे हैं तो फिक्स एसेट रजिस्टर से और कोई चीज भी अगर चेक हो सकती है तो वो भी हम साथ में ही कर लें। बात समझ में आती है? तो जो भी रिलेटेड आइटम है उसको हम साथ में डालते ताकि क्लाइंट से एक ही डॉक्यूमेंट बार बार ना मांगना पड़े, या एक डॉक्यूमेंट जब हमने चेक कर लिया तो उसको वापस से रिविजिट ना करना पड़े, इसलिए हम कोऑर्डिनेट कर देते हैं। सेम आइटम्स पे सेम प्रोसीजर्स हम एक साथ ही लिख देते हैं। फिर देखो, ऑडिट प्रोग्राम डिजाइंड टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस। प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा होता है? ऑडिट प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा होता है? सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो मेरे को देख, और सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर, मैं प्रोसीजर करूं तो मेरे को क्या मिलता है? एविडेंस मिलता है। तो मेरे को देखना है कि मेरे को किस एविडेंस से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। एविडेंस कई प्रकार के हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन वाले प्रोसीजर का क्या नाम है? एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसमें मैं कैलकुलेशन या रिलेशनशिप्स निकालता हूं। सब्सिडरी के रिकॉर्ड्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सारे टाइप्स ऑफ एविडेंसेस हैं, अलग अलग तरीके के एविडेंस। मैं देखूंगा कि मेरे को किससे सबसे ज्यादा तसल्ली मिलेगी। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री के लिए मैं आके बेंचेस को काउंट भी कर सकता हूं और मैं बेंचेस के इनवॉइसेस भी मैनेजमेंट से मांग सकता हूं। तो मैं देखूंगा कि मेरे को तसल्ली किससे ज्यादा मिलती है। अगर मेरे को काउंट करके तसल्ली मिलती है तो मैं उसको दूंगा वेट दूंगा, वेट नंबर 1। प्रायोरिटी सेट कर दी कि मैं सबसे पहले इसको चेक करूंगा। अगर मैनेजमेंट बोलती है कि सर आप चेक नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते जाके, क्यों? क्योंकि वहां पर ना एरिया बंद कर रखा है, चक्का जाम कर रखा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, आप मत जाओ वहां पे। तो अब मेरे को ये चीज नहीं मिलती तो मैं इनसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मांग लूंगा। बात समझ में आती? ऑडिटर को देखना है कि कौन सा एविडेंस अवेलेबल है और ऑडिटर को यह भी देखना है कि कौन सा एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए। एविडेंस नॉर्मली शुड बी अवेलेबल, खाली जो उनके पास है वो नहीं, जो होना चाहिए भी वो मैं भी देखूंगा। जैसे कैश के लिए सबसे बेस्ट एविडेंस मेरे लिए काउंट है कि मैं जाके काउंट कर लूं कि कैश पड़ा कितना है। इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को बैंकर का सर्टिफिकेट चाहिए। मैनेजमेंट ये नहीं कह सकती कि सर हमारे पास है नहीं तो आप कुछ और देख लो, नहीं, आपके पास ये होना चाहिए। एंड फॉर वेरीफाइंग असर्शन अबाउट बुक डेट्स, डेटर्स के लिए मैं इनवॉइसेस देख सकता हूं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी चीजें देख सकता हूं। इन एडिशन बैलेंस कंफर्मेशन भी मैं कर सकता हूं डेटर से, ताकि मेरे को ज्यादा तसल्ली मिल जाए। तो मैं देखूंगा कि मेरे को किस प्रायोरिटी में वेरिफिकेशन करनी है। मैं पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लूं, अगर मेरे को उससे पूरी तसल्ली नहीं मिलती तो मैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी चीजें भी देख लूं। बात समझ में आती? पढ़ के देखो इसको शांति से।
बस 2 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको 5-7 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, फटाफट से पढ़ के देख लो। मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे या थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे, दोनों ही एविडेंस है। कि ऑडिटर के पास डिस्क्रिशन मतलब उसकी मर्जी है, उसके पास मर्जी है कि वो कभी भी कोई सा भी प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी उसके पास उसकी मर्जी नहीं होती। जैसे कि इन्वेंट्री काउंट तभी होगा जब मैनेजमेंट इन्वेंट्री काउंट कराएगी, एंटिटी को बंद करके मैनेजमेंट कराते हैं इन्वेंट्री काउंट, हम वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, अटेंड करते हैं उसको, तो वो उसी दिन हमें करना पड़ेगा। सर जैसे एक आपने सर मतलब लास्ट क्लास में करवाया था सप्लाईज चेकिंग करते हैं, तो मतलब सप्लाईज चेकिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते? कैश की करते हैं, कैश की कर सकते हैं, बाकी चीजों के आपने कहा था कि कमीशन लेनी पड़ती है पहले डिस्कस करना पड़ता है। कैश की कर सकते हैं? हाँ जी। तो कैश की अगर बाई चांस ये रुक जा भाई, कॉन्सेप्चुअल डाउट थोड़ी देर में पूछ लेना जब मैं ब्रेक दूंगा, ये रिवीजन चल रही है तो ना फ्लो थोड़ा सा टूट जाएगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो अभी कोई बुक की लैंग्वेज का डाउट है तो वो मेरे से पूछ लो। पढ़े आगे, देखो आखिरी बोल रहा है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है? अब हमारा अबव है, अबव कहां पे जाएगा? इंटर करने के बाद आर्टिकलशिप में। मेरी जबान से निकला भी नहीं सीए पास करने, आर्टिकलशिप में जाएगा, और आर्टिकलशिप में जाके अबव क्या करेगा? अबव को बोलने तो क्या करेगा? क्या करेगा अबव? झूठ बोल रहा है। तो अबव ने डिसाइड किया कि मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि काम तो मैंने बहुत कर लिया, अब आई डिजर्व अ ब्रेक। अब आर्टिकलशिप में मैं घूमूंगा फिरूंगा टाइम पास करूंगा, बस काम नहीं करूंगा, और किसी में मत तो करा के दिखा दे। तो अबव पहले दिन आर्टिकलशिप में जाता है, ये बोलता है कि बताओ क्या काम करना है, ऑडिट के लिए काम दे दो, वो इसको काम समझा के बेचते हैं, ये क्लाइंट के लिस्ट पे चला जाता है। लेकिन इसने डिसाइड कर रखा था कि मैं काम नहीं करूंगा। तो शाम को फिर ये घूम फिर के वापस आता है, मैडम कहती काम कर लिया? कह रही नहीं मैडम, वो कहना एक्चुअली में कि मैं भूल गया, समझ नहीं आया मेरे को, आपने बताया क्या था, मेरे को स्टेप्स क्लियर नहीं हुए। तो अगले दिन मैडम क्या करेगी? मैडम ने इसको लिख के दे दिया कि भाई तू ये काम कर लिया, ठीक है। मैडम ने इसको 4 काम लिख के दिए, फिर शाम को घूम फिर के वापस आ गया, मैडम कह रही काम कर लिया? कह रहे मैडम इतना पढ़ा लिखा थोड़ी हूं मैं, समझ नहीं आया कि लिखा गया है, ठीक है। अगले दिन मैडम ने इसको समझा के भेजा, लिख के भी भेजा, समझा के भेजा कि बेटा देख तेरे को यहां से डेटा निकालना है, इस डेटा को ऐसे चेक करना है। अब वो कहता है बिल्कुल वेरी गुड, आज करके लाना। अब वो गया, शाम को फिर घूम फिर के वापस आ गया। शाम को मैडम कह रही क्यों बेटा वापस क्यों आ गया, काम क्यों नहीं करा? कह रहा वो मेरे को डेटा तो निकालना आता ही नहीं, डेटा निकालना आता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैडम सपोर्टिव है, मैडम ने वीना को भेजा कि वीना जाओ इसके साथ एक काम करो, इसका डेटा निकलवा देना, फिर ये बैठ के चेकिंग कर लेगा। तो वीना गई, वीना ने डेटा निकाल दिया और वीना ने कहा कि लो चेकिंग कर लो। तो ये वीना के पैर में गिर गया कि अब आप आ ही गई हो तो थोड़ा काम करा दो, मेरा बहुत दिन से काम पेंडिंग है, थोड़ा काम करा दो। वीना ने थोड़ा सा काम करा दिया, चलो उस दिन इसका काम हो गया क्योंकि वो तो वीना ने करा दिया। वीना फिर अपने असाइनमेंट पे चली गई, अगले दिन ये फिर कुछ कर रहा है। अब इसको लग रहा है बहाने खत्म हो गए, ये कुछ भी कर रहा है। चेकिंग 2-4 मिनट में इसने कर दी, खत्म करके शाम को ले आया। अब 2-4 मिनट में करी चेकिंग सही होगी कि गलत होगी? गलत होगी। थोड़े दिनों बाद उनको पता चला कि चेकिंग तो गलत है। उनने बुलाया कि अब आपने सारी चेकिंग गलत कर रखी है। कह रहे मैं गलती और मेरे हाथ से? असंभव,
कह रहा वीना आई थी एक दिन, वीना ने काम करा था, वो होगा गलत, मेरा वाला काम गलत हो ही नहीं सकता। तो अब कैसे पता लगेगा किसने काम करा कि वीना ने काम करा? समस्या है। फिर इसके पार्टनर साहब ने इसको बुलाया, सीएफएम के पार्टनर ने, उनने पूछा कि बेटा ऑडिट कितना हो गया? कह रहा बस चल रहा है। कह रहा चल तो रहा है, हो कितना गया? कह रहा हो जाएगा, चल रहा है। कह रहे मेरे को क्लाइंट को जवाब देना है। कह रहा आप चिंता मत करो, हो जाएगा, चल रहा है अभी। तो क्लाइंट को क्या जवाब देंगे पार्टनर कि चल रहा है? नहीं। तो अब का कुछ सिस्टम बैठाना पड़ेगा। सिस्टम क्या बैठाएंगे? ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम होता है तो उससे क्या होता है, देखो अब एक एक करके। पहले दिन क्या हुआ था कि ये भूल गया था, तो अब हम रिटर्न प्रोग्राम देंगे, क्योंकि मेंटल प्लान से डेंजर है कि कोई चीजें इग्नोर हो जाएंगी, ओवरलुक हो जाएंगी। तो इन्होंने उसको लिख के दिया, अगले दिन आके क्या बोला कि समझ नहीं आता, तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके दे देंगे। उससे क्या होता है, क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि जाओ पहले रजिस्टर मांगो, फिर पॉलिसी मांगो, फिर इसको मैच करो, स्टेप बाय स्टेप लिख के दे देंगे। उसके बाद क्या था, अगले दिन आके कहता कि मेरे को डेटा नहीं निकालना आता, तो हमने किसको भेजा? वीना को। तो प्रोग्राम में पहले से ही हम देख के चलेंगे भैया किस दिन डेटा निकालना है, उस दिन हम इसको भेजेंगे। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी बिकम्स इजियर। बात समझ में आती है? उसके बाद गलती निकली तो इसने क्या बोला कि मेरे काम से तो गलती हो नहीं सकती, वीना के काम से गलती होगी। तो अब प्रोग्राम में हमने डाल दिया एक कॉलम परफॉर्म्ड बाय और अप्रूव्ड बाय, यहां पे इसको साइन करने पड़ेंगे, तो अब पता चल जाएगा कि किसने ये काम किया और किसके काम में गलती है। सिग्नेचर्स ऑन प्रोग्राम से आर्टिकल को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और काम ट्रेस बैक किया जा सकेगा कि गलत काम किया तो किसने किया। बात समझ में आती है? फिर प्रिंसिपल को क्या बोल रहा है कि ऑडिट बस चल रही है, हो जाएगी, तो उसको समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब यहां पर अगर सिग्नेचर कर देंगे कि भैया 25 काम में से सिर्फ 5 ही हुए, तो उसको प्रोग्रेस का पता चल जाएगा और वो कंट्रोल कर पाएगा कि भाई दूसरे आर्टिकल को भेज के करा लूं। प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट बाय एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। और आखिरी में प्रोग्राम सर्व्स एज एविडेंस इन इवेंट ऑफ चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस, कि कल को कोई बोले कि आपने ऑडिट ऐसे ही कर दी, हवा में कर दी, ध्यान से नहीं करी, तो हम दिखा देंगे कि हमने 25 प्रोसीजर्स करे, ऐसे हवा में ऑडिट नहीं करी। बात समझ में आती है? डिसएडवांटेजेस क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि सब कुछ लिख के दे दोगे तो काम मैकेनिकल हो जाता है। कुछ लोग बिना अंडरस्टैंडिंग के भी कि काम क्यों ही कर रहे हैं, ऐसी बस जो लिखा है वैसे वैसे करते रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना सब कुछ लिख दिया तो रिजिड और इनफ्लेक्सिबल हो जाता है और बिजनेस अपने ऑपरेशंस चेंज कर लेता है, लेकिन कभी कभी पुराना प्रोग्राम ही चलाए रखते हैं लोग। इनएफिशिएंट असिस्टेंट जो काम नहीं करना चाहते वो ये बोलते हैं कि भैया प्रोग्राम में लिखा ही नहीं था तो मैंने किया ही नहीं, मैं टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम। और एफिशिएंट असिस्टेंट जो काम करना चाहते हैं उनका इनिशिएटिव किल हो जाता है कि हमें तो बस वही करना पड़ेगा जो लिखा है। बात समझ में आती है? जैसे कल अब कहता कि बस रट्टा मारना पड़ेगा, बस रट्टा मारना पड़ेगा, हम अपने दिमाग का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो एफिशिएंट असिस्टेंट का इनिशिएटिव किल हो जाता है। पर अब को ये नहीं पता कि दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो ज्यादा नंबर कटेंगे। ऑल दीज अबव एडवांटेजेस कि मैकेनिकल है, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल है, इन डिसएडवांटेजेस को रिमूव करा जा सकता है। कैसे? या हाँ, इमेजिनेटिव सुपरविजन से। इमेजिनेटिव सुपरविजन क्या है कि वीना काम करने गई, इसको वहां पे जो जो परेशानी है, जो जो नई सर्कमस्टेंसेस मिली, इसने मेरे को बताया। अब मैंने सोचा कि क्या क्या हो रहा होगा और उसके हिसाब से प्रोग्राम में चेंजेस किए, जिसको बोलते हैं इमेजिनेटिव सुपरविजन। तो इसके लिए दो चीज होनी चाहिए, मेरा रिसेप्टिव एटीट्यूड होना चाहिए, ऑडिटर का रिसेप्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। भाई असिस्टेंट जो बोल रहा है, आर्टिकल जो बोल रहा है, मैं उसकी बात को सुनूं, और असिस्टेंट को एनकरेज करा जाना चाहिए कि वाह बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट नोटिस करा, अगली बार से भी आके बताना। उसको बोलना चाहिए कि आप नोटिस में लेकर आओ, सारी बातों को प्रिंसिपल के नोटिस में लेकर आओ। बात समझ में आती है? दिस वाज योर चैप्टर 2 ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। समझ में आ गया सारा? तो ये थी हमारे चैप्टर 2 की रिवीजन। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर मैंने बिल्कुल एंड तक देखा और एकदम मजा ही आ गया। मैं आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर शेयर करना चाहूंगा ताकि आप मुझे फीडबैक दे पाएं कि सर आपको लेक्चर कैसा लगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9817664456। जरूर मुझे टेक्स्ट कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, मुझे आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। अब आपके लिए 2 एक्शनेबल चीजें हैं। पहली चीज तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं CA विद चिराग, जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें अपडेट्स लाकर देता रहता हूं।
दूसरी चीज, अब ये वीडियो आपने देख ली है, चीजें आपको याद हुई होंगी। अब आपको ये चीजें याद रहे, इसके लिए चाहिए आपको एक ऑडिट की प्रॉपर रिवीजन टेक्निक। उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको डायरेक्टली लिंक शेयर कर दूं और आप देख पाए, समझ पाए कि कैसे ऑडिट को इतने अच्छे तरीके से रिवाइज करें कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही लंबे टाइम तक वो चीजें रिटेन रहे, प्लस रिकॉल करते टाइम फ्रस्ट्रेशन ना हो, बार बार परेशानी ना हो कि यार चीजें याद ही नहीं आ रही। ठीक है जी, तो अगर आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। चलिए, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड एज ऑलवेज लव यू ढेर सारा, बाय बाय।